भारत सेमीफाइनल जा रहा है। भारत सेमीफाइनल जा रहा है। एक नया ये लड़का कमेंट्री करने जाना चाहता है, इसको क्या सलाह देंगे आप कि बेटा ये मत करियो या ये करियो? तो सबसे पहले तो ये कि मेहनत करके जाओ, होमवर्क करके जाओ। पहली चीज़, जिस खेल की कमेंट्री करने जा रहे हो उस खेल के बारे में पता हो, तो बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। जिन खिलाड़ियों पे कमेंट्री करने जा रहे हो उन खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि हरमनप्रीत है तो कौन है, जर्मनप्रीत है तो कौन है, अगर टोंडी नोयर है या जेमी ड्वायर है तो कौन है। बीच बीच में रोकिए। द आर्ट ऑफ नॉट टॉकिंग इज कमेंट्री, साइलेंस इज गोल्डन। ये दो मेरे सबसे फेवरेट जुमले हैं पिछले कई सालों से। अगर सपोज हरमन ने गोल किया या पवन सहरावत ने सुपर रेड कर दी कबड्डी में, तो वहां जो 2-3 सेकंड का पॉज हम देंगे जब मैदान में बैठे लोगों का शोर आएगा, वो एम्बियंस की आवाज हमारी कमेंट्री से कहीं ज्यादा कीमती है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप देख रहे हैं इकोलेस में सुनील तनेजा जी आए हैं। अगर आपको याद हो, ग्रेट ब्रिटेन से भारत नॉकआउट सेमीफाइनल में पेरिस ओलंपिक में था और नॉकआउट मैचेस में रखा गया था, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल जाएगा। सुनील तनेजा जी ने जब भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया तो आपको याद होगा वो व्यक्ति फूट फूट के रोया था और जोर जोर से चिल्लाया था कि भारत सेमीफाइनल में जा रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत माँ बाप के एक शानदार बच्चे हैं सुनील भाई। इन्होंने BAMS आयुर्वेदिक में इन्होंने डॉक्टरी करी है। उसके पहले इनको ESPN पे मौका मिल गया काम करने का। इन्होंने क्रिकेट की कमेंट्री करी है, इन्होंने हॉकी की कमेंट्री करी है, इन्होंने कबड्डी की कमेंट्री करी है। 22 लगभग स्पोर्ट्स में इन्होंने कमेंट्री करी है, पर ये हमेशा कहते हैं हॉकी इनका सबसे फेवरेट है। हॉकी में ध्यानचंद जी से लेकर के आज के खिलाड़ियों तक इनकी नॉलेज लाजवाब है। मेरी सुनील भाई से आध्यात्मिकता पे भी बात हुई, वहां भी ये 19 नहीं 20 निकले। सुनील भाई से बात करके मुझे जो एक अनुभूति हुई है, मुझे उम्मीद है आप जब सुनेंगे इस वीडियो को तो आपको भी वही फीलिंग आएगी। साधारण मनुष्यों में ही असाधारण लोग बैठे होते हैं, गिवन कि उनको जैसे ही पता चल जाता है उनको क्या करना है और ईश्वर उनको सही समय पर अगर उनको दिखा दे क्या तुझे ये करना था, तो वो असाधारण बन जाता है। जैसे आप ही हैं, आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी शानदार आवाज़ है आपकी। अब पता नहीं कब आपको रियलाइज़ होगा यार ये मेरा काम है, ये बहुत मस्त चीज़ है ये मेरे लिए। कब ऐसा एहसास हुआ आपको? मुझे अपनी आवाज पसंद नहीं थी, सच यार बता आपकी रहा हूँ। आवाज़ मतलब मैं क्या बताऊँ? मैं सच बता रहा हूँ सुशील भाई, तुम लोग क्या सुन रहे हो कि मुझे मेरी आवाज़ पसंद नहीं थी? सच में। मैं शायद वो पुराने जो टेप रिकॉर्डर आते थे ना, कैसेट डाल के बटन, तो घर में वो था। बोलने का शौक था बचपन से, जो हेरिडिटी में मिला था मेरे पिता से। वो टेप रिकॉर्डर में कैसेट डाल के मैंने पता नहीं कब अपनी कुछ स्पीच या कुछ ऐसी चीज़ रिकॉर्ड की और खुद को सुना, तो मुझे लगा बड़ी कर्कश आवाज़ है। या मे बी उस उम्र के अनुसार मुझे वो आवाज़ ठीक नहीं लगी कि मैं तो अभी 10, 12, यानी 15 आप साल का सेल्फ हूँ। क्रिटिक हो। चलिए आप मतलब होना भी चाहिए थोड़ा जी, सा। जी, जी, जी। लेकिन मुझे अपनी आवाज़ पसंद नहीं आई। मुझे लगा कि शायद ज़्यादा ही भारी आवाज़ है उस उम्र के अनुसार। कॉलेज में मुझे मेरी 2-3 जूनियर लड़कियों ने कहा था, जब हर्षा की खोज टीवी पे आ गया था और मैं टीवी पे आया और कमेंट्री की वापस आए, तो आई स्टिल रिमेंबर 2-3 लड़कियों का ग्रुप था जो हमारे इमीडिएट जूनियर थे। हमारा एक कॉमन बैच चल रहा था, शायद मेडिसिन्स का था या कौन से सब्जेक्ट का था। उसके बाद वो 3 लड़कियों का ग्रुप मुझे अभी तक याद है। दे केम टू मी एंड दे टॉक टू मी, बोले सर हम स्पोर्ट्स फ़ैन हैं और आपको तो देख रहे हैं इतने हफ्तों से ESPN पर, यू हैव सच अ गुड वॉइस। वो पहला मौका था जब मुझे लगा कि अच्छा, लड़कियों ने अगर कहा है, अप्रूवल मिल गया मुझे। अप्रूवल मिल गया। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जूनियर लड़कियां जो सर और डॉक्टर साहब के बिना बात भी नहीं करती थी, एक दूसरा जेंडर है,
तो जिनसे दोस्ती भी नहीं है आपकी, जिनसे सिर्फ फॉर्मल वो नमस्कार हेलो करती थी, हम भी हाँ ठीक है हेलो करते थे, तो तब मुझे लगा अच्छा ठीक होगी आवाज़। दूसरा हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल था, उसमें एक प्ले में मैं एक कोई रोल कर रहा था, तो उसकी स्टेज रिहर्सल हो रही थी माइक वाइक लगा के। तो जो डायरेक्टर साहब आए थे, रफ़ी उनका नाम था, डॉक्टर रफ़ी, उन्होंने कहा सुनील तेरी आवाज़ बड़ी वधिया यार, माइक ते बड़ी स्पीकर ते बड़ी सोहनी सुनदी है। मैंने कहा अच्छा ये यार जो इतने पहुंचे हुए इंसान है ये भी कह रहे हैं, तो ठीक होगी। तो इन दो मौक़ों से मुझे लगा कि हाँ आवाज़ बुरी नहीं है जो मैं सोचता था। अभी ये अच्छी कह रहे हैं, मुझे ख़राब लगती है, तो चलो बीच में कहीं आ गई। और कमेंट्री का अप्रूवल तो वो रियलाइजेशन तो आई थिंक अभी तक नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छी आवाज़, स्पोर्ट्स को पसंद करना, माइक के सामने बोल पाने की क्षमता, भरे पड़े हैं लोग दुनिया में। तो अच्छी किस्मत है, जैसे आपने कहा कि साधारण इंसान के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद हो गया और उसे थोड़ा सा असाधारण, हालांकि कमेंट्री करना मुझे ऑनेस्टली लगता है कोई असाधारण काम नहीं है। बहुत से लोग कर रहे हैं, मुझसे पहले भी किए हैं, अभी भी बहुत सा टैलेंट आ रहा है, और जो टैलेंट टीवी पे नहीं आया वो फ़ोन पे बैठा हुआ है, और उनमें उनके अंदर ऐसा टैलेंट है, उनको देख के लगता है कि यार क्या कर रहे हैं लोग, कितने यशस्वी लोग हैं हमारे देश में। मोदी जी की बात बोल दी उनकी आपने। यहाँ भाषा में अगर मैं कहूँ, तो मुझे लगता है कि एक सपना है जो चल रहा है, जब तक चलता रहे तब तक अच्छा है, और जब तक होता रहे तो अच्छा है। आई जस्ट फील लकी, आई फील हम्बल्ड, आई फील ऑनर्ड, आई फील ब्लेस्ड कि ईश्वर की कृपा चल रही है, चलती रहे। गुलजार का एक लाइन याद आ गया कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। सुना होगा आपने वो गाना? जी जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। एक सब 2006 में आपने प्रीमियर हॉकी लीग में आपका शायद जो स्पोर्ट्स में आप आए थे। डेब्यू था मेरा। हाँ, तो कैसा रहा? मतलब हाउ वाज़ इट? वर यू अंडर प्रेशर? लाइक जैसे मैं एक नया ये लड़का कमेंट्री करने जाना चाहता है, हम्म इसको क्या सलाह देंगे आप कि बेटा ये मत करियो या ये करियो? हम्म क्या देंगे आप सलाह इसको? अ, कोई भी इनफैक्ट कई नए बच्चे हैं जो बात करते हैं, पूछते हैं, तो अगर ये भाई को मैं बोलूँगा तो सबसे पहले तो ये कि अ, मेहनत करके जाओ, होमवर्क करके जाओ। पहली चीज़, जिस खेल की कमेंट्री करने जा रहे हो उस खेल के बारे में पता हो। सब कुछ तो आप सारी उम्र नहीं पता कर सकते, लेकिन मोटे मोटे रूल्स पता हों, बेसिक रूल्स सब पता हों। अंपायर ने गोल की तरफ ऐसे इशारा किया तो उसका क्या मतलब है, फील्ड की तरफ ऐसे इशारा किया तो क्या मतलब है, ये सिग्नल किया तो क्या मतलब है। अच्छा क्या मतलब है? मुझे बताइए, मुझे भी नहीं पता। अगर अंपायर ने गोल पोस्ट की तरफ ये इशारा किया तो वो पेनल्टी कॉर्नर है। अगर अंपायर ने सामने मैदान की तरफ ये दो हाथ सामने किए तो वो गोल है। और जो टीम जिस तरफ अटैक कर रही है उस तरफ अगर अपनी बाजू निकाल दी तो उस टीम को फ्री हिट मिलेगी। तो बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। जिन खिलाड़ियों पे कमेंट्री करने जा रहे हो उन खिलाड़ियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि हरमनप्रीत है तो कौन है, जर्मनप्रीत है तो कौन है, अगर टोंडी नोयर है या जेमी ड्वायर है तो कौन धनराज है। पिल्ले। धनराज पिल्ले के बारे में अगर नहीं पता तो मैं मारूंगा। सो खेल के बारे में बेसिक्स पता हो, जितना गहराई से जान लें उतना कम है। खिलाड़ियों के बारे में पता हो, कमेंट्री में हाइजीन हो, क्योंकि कमेंट्री इज नॉर्मली अ 2 मैन जॉब, समटाइम्स अ 3 मैन जॉब, थ्री पर्सन जॉब। तो एक कॉन्वर्सेशन चलती रहे। मेरे साथ अगर जगबीर सिंह साहब बैठे हैं या सिद्धार्थ पांडे बैठा है तो वो कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं बोलना है, इस चीज़ का ख्याल मैं अब पिछले 2-4 सालों से ज़्यादा रख रहा हूँ। मतलब अगर कोई आज मुझसे पूछे कि व्हाट इज़ कमेंट्री, तो मैं बोलूँगा द आर्ट ऑफ नॉट टॉकिंग इज़ कमेंट्री। कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ बिल्कुल नहीं बोलना है, वो कमेंट्री है। बोल तो हम लेंगे, 60 मिनट के हॉकी के मैच में और 40 मिनट के कबड्डी के मैच में नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। एक सांस लेने का मैं मौका नहीं दूंगा किसी को। पर कहाँ नहीं बोलना है, वो एक अगला स्टेप है जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक बात और मुझे लगती है, दर्शक थोड़ा भी स्मार्ट है तो वो इस बात को पकड़ लेता है कि शायद ये कमेंटेटर ही इज टू मच इनटू टॉकिंग। फील हो जाता है, क्रिकेट में फील होता है, हॉकी में फील होता है, हर जगह फील हो जाता है कि दिस गाय वांट्स टू ऑक्यूपाई मैक्सिमम वॉइस, जैसे नहीं तो मैक्सिमम कैमरे का एंगल मेरे पास रहना चाहिए। दर्शक और बहुत वो स्मार्ट है। हाँ, और वो क्या होता है, वो ऑडिबल हो जाता है, आपके कानों को चुभता है वो कि Correct. ज़्यादा बोल रहा है यार ये तो। क्रिकेट में भी एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो मतलब वो सुपर हिट शर्मा और वो सब बोलते हैं, एक भाई साहब हैं, हाँ, तो उनकी बातें सुन के समझ तो गए हो ना आप? हाँ, हाँ, हाँ हाँ। हाँ, बहुत सारे हैं इनफैक्ट, हाँ हाँ, बहुत सारे हैं वो यही क्या है, काम करने उनकी वाले। बात को सुन के ऐसा लगता है वो किसी और को बोलने ही नहीं देना चाहते। ओके ओके। दर्शक स्मार्ट हैं। मुझे खुद मतलब मेरे मित्र हैं या कोई सोशल मीडिया से मित्र बने हुए हैं, कई बार मैसेज आता है कि यार तुम्हारे साथ वाले को स्पोर्ट का नहीं पता, गेम का नहीं पता। और आई काउंटर, आई विल डिफेंड माई को कमेंटेटर्स, चाहे मुझे वो पसंद हो चाहे ना हो। मैंने कहा नहीं, वो नहीं, मुझे मालूम है वो बड़ी जेनरिक सी बातें कर रहे हैं। सो दर्शक स्मार्ट हैं। हालांकि जेनरिक बातें सुनने वाली भी एक ऑडियंस है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्या बात क्योंकि है। एक तो होते हैं हार्डकोर स्पोर्ट्स लवर आपके जैसे, मे बी मेरे जैसे, जो म्यूट पे देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, जो कहेंगे कि कमेंट्री भी अगर बंद कर दो तो हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और कुछ हैं सैम्पलर्स जो पहली बार क्रिकेट देख रहे हैं, जो पहली बार हॉकी या कबड्डी देख रहे हैं, तो उन्हें अगर बुनियादी या जेनरिक बातें पसंद हों
तो उनको अच्छा लगेंगी। अब सुपरहिट शर्मा और जो सुपरलेटिव देने वाली कमेंट्री है, उसको पसंद करने वाला बहुत बड़ा बहुत वर्ग बड़ा है। ग्रुप है, नो डाउट। सो मतलब हमें इरिटेट कर सकता है हिपोथेटिकली, हाँ, पर करेक्ट। हाँ, पर हाँ, बहुत तगड़ा ग्रुप है जो बहुत बहुत पसंद करता है बहुत उसको। पसंद करेगा जी, और जी, किसी जी। की पसंद पे हम सवाल उठा नहीं हाँ, सकते। हाँ। पर बाकी आपको क्या लगता है हमारे आप जैसे लोग हैं ही कितने? अब है, हम कम हैं, ज़ाहिर-सी बात है। खैर मुझे मेरा थोड़ा-सा स्टाइल ना उस तरफ भी चला जाता है। अब मैंने भी खिलाड़ियों को बहुत नाम दिए हैं। सो अब डिपेंड करता है कि नहीं, हम बट आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ योर कमेंट्रीज इन कबड्डी ओके, एंड आई एनर्जी पूरी थी, वो सब था, बट मुझे ये नहीं फील हुआ कि यू आर ट्राइंग टू ऑक्यूपाई द टाइम ऑफ अदर गाय। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि उसका टाइम नहीं ऑक्यूपाई करना, मैं बोल लूंगा अपना, वो मुझे वो चुभा और कुछ नहीं, बाकी उनका तो नहीं, वही चुभता है मतलब थोड़ा तभी सा। मुझे लगता है कि कमेंट्री 2 या 3 लोगों का, अगर 3 लोग बैठे हैं, तो फिर या तो आप, मैंने भी ऐसे मैचेस किए हैं जहां मैं मान लीजिए कि हम 2 कमेंट्री कर रहे हैं और 70% मैं बोला हूं या 70% दूसरे वाला भी बोला है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं 70% बोल रहा हूं, तो वो ज़बरदस्ती नहीं लगना चाहिए। उसमें मैं कोई ऐसी बात कहूँ जो लोगों को टीवी पे नहीं दिख रही है, कि अनूप कुमार रेड में आ रहे हैं और उनका फुटवर्क चल रहा है और वो ट्राई कर रहे हैं हैंड टच करने की, ये हरमन के पास बॉल है और हरमन से जर्मन, जर्मन से जुगराज, जुगराज से अरे धनराज। क्या बात तो है, मतलब मुझे सुनने में मजा आ गया यार। ये बहुत वाहियात कमेंट्री है। अच्छा, अरे नहीं नहीं, अरे मुझे बड़ा मजा आया ये वाला क्योंकि सुनने में। ये चीज़ें लोग देख रहे हैं। एक बार बस एक 30 सेकंड्स के लिए एकदम बस दिखा दीजिए ये थोड़ा सा। इसका क्रेडिट जाता है पंजाब के सीएम भगवंत मान साहब को। वो जब लाफ्टर चैलेंज में कंटेस्टेंट बन के आए थे ना, तो ये उनकी लाइन है, धनराज जुगराज, जुगराज धनराज, धनराज जुगराज गोल। तो ये बेसिकली ओल्ड स्टाइल रेडियो कमेंट्री है। हाँ, अरे वो जो राजू श्रीवास्तव जी ने करा था ना उस पे कि मतलब रेडियो कमेंट्री कैसे होती है, 70,000 से ज्यादा दर्शक, सबकी नजर कपिल पे, इमरान चले और कपिल तैयार, आसमान साफ, और और वो मतलब एक होते और ये आगे बढ़ते ऐसा लगता है, अरे बाप रे भाई साहब, मतलब करेक्ट, करेक्ट। बट डोंट यू थिंक दैट दोस पीपल, बिकॉज़ दे आर ऑन रेडियो, हाँ, दे आर सपोज्ड टू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर कि आसमान नीला है भाई, हाँ। जमीन पे घास हरी है भाई, क्योंकि तुझे देख नहीं रहा, सुन रहा है। करेक्ट। इसी ये बुनियादी फर्क यही है रेडियो और टीवी में, कि रेडियो में आपको पूरी पिक्चर पेंट करनी है, टीवी में आपको पिक्चर दिख रही है। तो पहली चीज जो मुझे बताई गई थी मेरे पहले बॉस जॉय भट्टाचार्य के द्वारा, ऐड टू द पिक्चर्स। नंबर 2, लेट द पिक्चर्स ब्रीद। वो लगातार 60 मिनट नहीं बोलना, लोग देख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आपको रियलाइज कर लेंगे कि इंसान चुप ही नहीं हो रहा, तो बीच बीच में रोकिए। द आर्ट ऑफ नॉट टॉकिंग इज कमेंट्री, साइलेंस इज गोल्डन। ये 2 मेरे सबसे फेवरेट जुमले हैं पिछले कई सालों से। अगर सपोज हरमन ने गोल किया या पवन सहरावत ने सुपर रेड कर दी कबड्डी में, तो वहां जो 2-3 सेकंड का पॉज हम देंगे, जब मैदान में बैठे लोगों का शोर आएगा, वो एम्बियंस की आवाज़ हमारी कमेंट्री से कहीं ज़्यादा कीमती है। तो मतलब एक चीज़ हम आपस में कहा करते थे कि कमेंट्री एक खाली कैनवस है सफ़ेद रंग का, उसके बीच में रंग भरने हैं। पूरा रंगना नहीं है, थोड़ा रंग भरना है, खाली छोड़ना है, रंग भरना है, खाली छोड़ना है, एक रंग दूसरा, एक रंग दूसरा। तो कॉन्वर्सेशन चलती रहे। ऐसा ना हो कि सुनील बोल रहा है और संजय बनर्जी कुछ नहीं बोल रहे, या सिद्धार्थ पांडे या जगबीर सिंह कुछ नहीं बोल रहे, या वो ही बोल रहे हैं, मैं कोई बात नहीं बोल रहा। अनलेस दे आर मेकिंग एंड टॉकिंग सो मच सेंस कि मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, या उनका वो जोन है। तो कॉन्वर्सेशन होती रहनी चाहिए। उसमें आप टांग खिंचाई भी कर सकते हैं, मैं संजय बनर्जी की बहुत करता था। आप लोगों को एजुकेट करने के लिए अपने एक्सपर्ट को कमेंटेटर से, जगबीर सिंह से, सिद्धार्थ पांडे से सवाल भी पूछ सकते हैं, ताकि लोगों को थोड़ा ज्ञान मिले। बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर 2 लोग हैं तो फिर 2 लोगों की आवाज़ आनी चाहिए। एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, उन्होंने कमेंट्री की, तो उनकी प्रॉब्लम ये थी, वो इरिटेट करते थे। उनकी प्रॉब्लम ये थी, वो बोलते थे अगर मैं होता तो वो ओके। हर बात में, जैसे क्रिकेट चल रहा है, वो कमेंट्री कर रहे हैं, तो हर बात में बोलते अगर मैं होता तो। और प्रॉब्लम ये होती है कि जो दर्शक देख रहा है थोड़ा भी इंटेलिजेंट है, तो बोले भाई तू था बहुत जगह पे, ऐसा नहीं है कि ये जो कर रहा है। हाँ, राजू श्रीवास्तव में फिर याद आते हैं इस पे कि ऑफ साइड कल थोड़े बना है, हाँ, ऑफ साइड तो हमेशा ऑफ साइड था, हाँ, ये हाँ। बॉल थोड़ी ऑफ साइड से मारनी चाहिए थी, इन्होंने गलती कर दी। अरे ऑफ साइड अभी थोड़े बना है, तुम्हारे जमाने में भी था, तुम क्यों नहीं मार देते थे वहां पे? तो ये वही वाली बात है कि वो हर बात में बोलते थे वो कमेंटेटर कि अगर मैं होता तो मैं ये करता, अगर मैं होता। तो उनको बाद में फिर धीरे धीरे उनको साइडलाइन भी कर दिया गया, क्योंकि वो इरिटेट करती है वो बात कि मैं होता, मैं होता, मैं होता। अरे इसमें मुझे लगता है ना हर तरह की ऑडियंस बैठी है। ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा सुना नहीं उनको। सो बहुत तरह की ऑडियंस है। अब फॉर एग्जांपल अगर जिस क्रिकेटर को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, मैं उनको कहता हूँ क्रिकेट के प्रभु। वो कमेंट्री नहीं करते। अगर वो कमेंट्री कर रहे हैं, नहीं, बीच में थोड़ा बहुत आते थे, बहुत मजा हल्का आता फुल्का, था। बहुत हल्का फुल्का, तो अगर वो बैठ के अपनी बातें कर रहे हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक सुन सकता हूँ। सो वो एक नॉस्टैल्जिया मोमेंट है उन लोगों के लिए जो अभी भी उनके हार्डकोर फैंस हैं। तो हर तरह की ऑडियंस है। एक ये कमेंट्री होती है, ये वाली यूएफसी वाली कमेंट्री होती है। has landed several of those inside low kicks. ये भी एक कमेंट्री है कि ये जो रिएक्शन है ना, ये ओह माय गॉड, ये भी मतलब ये जो रिएक्शन है इस पे तो मीम बनते हैं। ये बीच में जो रोगन जी बैठे हुए जो रिएक्शन दे रहे हैं इस करके, यही जो रोगन है।
तो ये ऐसा जो कर रहे हैं ना, ये मीम बनते हैं भैया इस पे, कि जैसे अभी आप कमेंट्री कर रहे हो, पता नहीं आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बड़ा मजा आएगा। कॉल हो गया आई डोंट नो कितना अच्छा लगेगा, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस इज अनदर काइंड ऑफ कमेंट्री व्हिच दे आर डूइंग। यूएफसी वाला इस तरह की कमेंट्री भी कर रहे हैं, मतलब जैसे सरप्राइजिंग हो गया कुछ, और ये बार बार होता है। यूएफसी अगर आप देखेंगे तो आप बार बार मिलेंगे ऐसा करते हुए, ये लोग बार बार, जैसे ही कोई अचानक से जीता तो सरप्राइज दिखाने के लिए हमेशा होता है। नहीं, इनका एडवांटेज या आई से कि इनका जो अलग चीज़ ये हो रही है कि ये बिल्कुल एक्शन के सामने बैठे हैं, तो एक कॉम कैम इनके ऊपर है। सो भारत में मैक्सिमम कमेंट्री आजकल हो रही है स्टूडियो से, अच्छा जी। ग्राउंड से भी होती है, स्टूडियो से भी होती है। तो स्टूडियो में कॉम कैम रहता है, कमेंट्री का कैमरा रहता है। बट दे नेवर टेल अस, डू दे इन्फॉर्म द दर्शक कि भैया ये स्टूडियो है, क्योंकि पता नहीं चलता। कई बार हम लोग बोल देते हैं, कई बार हम बातों बातों में बोल देते हैं कि बट डोंट यू थिंक दैट उन्हें डिस्क्लोजर देना चाहिए भाई, ये स्टूडियो शो? आप पता कर लोगे। इंटेलिजेंट व्यूअर जो नहीं, है मुझे उसको मुझे एक मैं मिनट आपसे में ये पता सवाल लग इसलिए जाएगा। पूछ रहा हूँ ना सर, हम्म। क्योंकि मुझे कई बार लगा यार, लग रहा है स्टूडियो में बैठा है, पर ये बोल नहीं रहा स्टूडियो में बैठा है। पर उसमें बोलने वाली बात ही नहीं है, पर मतलब कई अगर चीजें अब हैं। आप ये नहीं बोलोगे ना, छक्का बिल्कुल मेरे सामने आ गया, अरे भाई हाँ, क्या बात कर रहे हो यार, तुम देखो, स्टूडियो में बैठे, छक्का तुम्हारे सामने कैसे आ जाएगा? कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल अच्छा। नीचे गिरा है। ये बात वो बोलेगा ना जो कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ नहीं, है। बट हाँ। स्टूडियो वाले बोलते हैं ना, उसे Oh God, दिख okay. रहा है कि स्टूडियो में बैठा है तू, और तू बोल रहे छक्का बिल्कुल बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स नीचे गिरा। तो भैया तो लाइव दिखा रहे हो यार, ज्यादा ही कर दिया अच्छा तुमने अच्छा तो। वो खुद के मजे ले रहे हैं। सो मतलब बड़ी बुनियादी सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर मैच से पहले का प्री शो है, आकाश चोपड़ा हमें स्टूडियो में दिखाई दिए और 10 मिनट बाद वो लाइव कमेंट्री कर रहे हैं, तो स्टूडियो अगर है और ग्राउंड में वो नहीं खड़े हैं तो ऑब्वियसली स्टूडियो शो है और स्टूडियो से कमेंट्री है। अगर सनी गावस्कर साहब आपको ग्राउंड में खड़े दिख रहे हैं या उनके स्टूडियो में आपको लाइव प्रॉपर ग्राउंड दिख रहा है, क्रोमा वाला नहीं दिख रहा, तो पता लग जाएगा कि 10 मिनट पहले तो ये ग्राउंड में थे या स्टूडियो में थे। और बातों बातों से पता चल जाता है। अब कुछ लोग ये जादूगरी भी कर देते होंगे, आई डोंट नो। आई एम टेलिंग यू, आई हैव हर्ड इट। ओके, तो अच्छा वो तो इंटरेस्टिंग मुझे अपने इंटेलिजेंस पे डाउट होता है कि मुझे लग तो स्टूडियो में रहा था, पर ये देखिए बोल वो रहे आपका commentary इम्तिहान box ले रहे हैं। आप भी अपने टोस पे रहिए तभी। बट डू यू अग्री विद मी दैट मुझे अंग्रेजी में कमेंट्री में मुझे सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री, इनसे ऊपर आज तक एक भी कमेंटेटर नहीं मिला। एक्सपर्ट agree? कमेंटेटर मैं इन दोनों को तीनों को सुन के हर्षा भोगले साथ में जोड़ लें। हाँ, इनको सुन हर्षा के- भोगले मुझे उतना इंप्रेस नहीं कर पाए, बट ये दो मुझे बहुत इंप्रेस कर। ओके, आप अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, मतलब हाँ, मुझे हाँ। पूछिए नंबर 1 कमेंटेटर जिनको सुन के मुझे लगा कि कमेंट्री करनी चाहिए, वो हर्षा भोगले हैं। आपका इंटरव्यू भी लिया था उन्होंने। हाँ, वो तो हर्षा की खोज में आई वाज लकी कि हर्षा के सामने मिलना बैठना, वो हमें जज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इंटरव्यू तो मैं लूंगा हर्षा भाई किसी दिन आपका अगर उनके पास फुर्सत हुई। एक्सपर्ट कमेंटेटर्स के लिहाज से सनी गावस्कर साहब, रवि शास्त्री। सो रवि शास्त्री डुअल रोल करते हैं, वो कॉलर भी बन जाते हैं, वो एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। जब कोई बड़ा मोमेंट कॉल करना होता है, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप या श्रीशांत टेक्स इट, इंडिया विंस द T20 वर्ल्ड कप, तो वो मोमेंट जो कॉल करने का जो हुनर है, वो अभी भी रवि शास्त्री इज वन ऑफ द इट लेजेंड्स। वेंट लाइक अ रेसर बुलेट। करेक्ट, ट्रेसर बुलेट और एज डैन टेकन। हाँ। वो एक अच्छा कमेंट्री में ये भी बात कही जाती है कि रेपिटेटिव मत हो जाओ, पर रवि शास्त्री कई बार रेपिटेटिव होकर भी इतने अच्छे सर्वाइव लगते कर हैं। रहे हैं बहुत बढ़िया से, और टॉप पे सर्वाइव हैं। नहीं, वो मतलब वो हाँ, हाँ, हाँ। डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ट्रेसर बुलेट और एज डैन टेकन वो मैच में 4 बार बोलेंगे, हर बार अच्छा लगेगा। तो ही इज समटाइम्स प्रिडिक्टेबल येट सो गुड टू ईयर्स, क्योंकि वो आवाज के अंदर ईमानदारी वाला जोश है। पर वो बंदा जेन्युइनली भी ईमानदार है। हम्म, रवि शास्त्री रियल लाइफ में भी ऑनेस्ट आदमी है, करेक्ट। क्योंकि वो चौड़े में रहता है करेक्ट, और कई बार इससे इसका नुकसान भी होता है उनको। वो इंसान का चरित्र है, वो पर्सनैलिटी है। जो पर्सनैलिटी आप बाहर कैरी करते हो वो आप टीवी पे भी कैरी करोगे। तो इंडिया के सबसे बड़े स्टार कमेंटेटर्स में से एक है रवि शास्त्री। और मुझे अभी भी याद है युवराज सिंह के 6 छक्के मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे, क्योंकि वो 6 छक्के रवि शास्त्री को मुझे ज्यादा पसंद आता है। जब कभी मैं लगाता हूँ तो जरूर कमेंट्री ऑन करता हूँ, क्योंकि मुझे वो मजा आता है उनकी बात सुनने में कि ये 6 हो गया, वो 6 हो गया, तो वो जो हाँ नंबर फील काउंट ले कर रहे आते थे, हैं, नंबर फील 4, हाँ नंबर फील ले 5, आते हैं, हाँ correct, फील ले आते हैं, correct. फील ले आते हैं। उनका आई थिंक मुझे लगता है कि आपको पसंद आने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो फील। अब 6 छक्के लगे किसी ने सोचा नहीं था, है ना, और ब्रॉड ओवर कर रहा था, इंग्लैंड की अच्छी उस टीम है। बेचारे गरीब को बिना मतलब कोई और फंसा गया। सो मुझे लगता है कि एक्शन की एनर्जी कमेंट्री में अगर सुने तो वो फील आती है, वो किसी भी प्रकार का एक्शन हो वो एनर्जी अगर उसको मैच करेगी, तो शास्त्री साहब में ये बहुत बड़ी खूबी है। वो एक्शन की एनर्जी आपको अगर आप आंख बंद भी कर लेंगे ना, सुनाई देगी कि हाँ यार इतनी जोर से युवराज ने घुटना लगा के 6 मारा होगा या ऑफ स्टंप के बाद चिप किया होगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। पर मुझे आपका वो भी जो मुझे वो भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा ही जुड़ा मैं उससे, जब आपने वो भारत सेमीफाइनल पहुंचा था, जब आप इमोशनल हो गए थे। फाइनल जा रहा है, भारत सेमीफाइनल जा रहा है, भारत सेमीफाइनल जा रहा है। तो आई गॉट कनेक्टेड विद दैट मोमेंट, और आपको शायद ये लग गया होगा कि मैं जल्दी नहीं कनेक्ट होता हूँ लोगों से। आप समझ रहे हो ना, मतलब बहुत मुश्किल होता है कनेक्ट होने में। हाँ। तो बट
व्हेन आई वाज वाचिंग दैट, एंड मैंने लाइव नहीं देखा है आपको, मैंने आपको रिसर्च करने के दौरान ही देखा वो मोमेंट आपका, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट आई कुड कनेक्ट विद यू, जबकि इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी एज वेल, बिकॉज आई वाज लाइक कि दिस मैन लिव्स द स्पोर्ट, हैड ही नॉट बीन लिविंग द स्पोर्ट ही कांट बी लाइक दिस, ये व्यक्ति जी रहा है इसलिए इमोशनल हो रहा है। कह सकते हैं कह सकते हैं। जैसे आपने पूछा कि नए कमेंटेटर को मैं क्या सजेशन दूंगा, तो पहला तो वही है कि खेल को जानो, उसके अंदर अगर चले जा सकते हो, इफ़ यू आर लकी, वो अपने हाथ में नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट हम्बल बट वेरी ऑनेस्ट। खेल के अंदर जाना और खेल को अपनी आत्मा बना लेना, ये आपके बस में नहीं है। वो बड़प्पन खेल का है। मैं जब सारे प्लेयर्स बाद में मिले, हरमन भी मिले और मनप्रीत भी मिले और हार्दिक भी मिले और जर्मन भी मिले, और वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, पंजाब से हैं, तो सब मुझे कह रहे हैं, पाजी आधे लोग तो आपकी कमेंट्री सुनने के लिए हॉकी देख रहे थे। पागल हो तुम लोग खेल रहे हो यार, लोग म्यूट करके भी देख लेंगे। नहीं पाजी, तो अनु नहीं पता, तो आपको नहीं पता, हमें बड़े मैसेज आते हैं। मैंने कहा अगर तुम सही भी कह रहे हो तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हॉकी आप लोगों की माँ है, और मेरी खुशकिस्मती है कि उस आपकी माँ ने मुझे अपना भांजा बना लिया, वो मेरी मौसी बन गई। ये आपका खेल है, आप लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं। आप लोग साल में 8-8 महीने अपने परिवार से दूर साई सेंटर बेंगलुरु में प्रैक्टिस करते हो, दुनिया घूमते हो। अरमान की छोटी सी बेटी है, वो पता नहीं साल में कितने दिन उसको देख पाता होगा। लोगों की शादियाँ डिले हो जाती हैं। कोविड में कैंप चल रहे हैं, वंदना कटारिया के पिताजी एक्सपायर हो गए, वो वहाँ नहीं जा पा रही है। कृष्ण बहादुर पाठक फ्लाइट में बैठे हैं, उसके फैमिली में इमरजेंसी आई और वहाँ नहीं जा पा रहे। कितना त्याग करते हैं वो खिलाड़ी, और जो पसीना बहाते हैं और जो शरीर पे मोटी प्लास्टिक की बॉल्स खा रहे हैं। कबड्डी के खिलाड़ी मैट पे फुटवर्क करके अपने लिगामेंट इंजर करवा रहे हैं और फिर रिहैब करके वापस आ रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते उनकी कुर्बानी, उनकी मेहनत। तो अगर अभी हरमन को या जर्मन को या हार्दिक को लगता है कि आधे छोड़ो, अगर एक इंसान भी मेरे लिए हॉकी का मैच देख रहा है, तो ये हॉकी का बड़प्पन है। ये हॉकी का बड़प्पन है कि उसने मुझे अपना भांजा, अपना बेटा बनाया है। कमेंटेटर के अंदर एटलीस्ट मेरे अंदर वो कुव्वत नहीं है कि मैं क्लेम करूं मैं खेल के अंदर चला गया हूं या मैं इस खेल को जी रहा हूं। ये उस हॉकी का या कबड्डी का बड़प्पन है कि आपको लगता है कि मैं उसमें। दूसरा एक फैक्ट ये है कि अब मैं खिलाड़ी नहीं हूं, मैं तो एक पढ़ा लिखा मामूली सा आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने जा रहा था। आप ही लोगों में से हूं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप ही जैसे मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, एक बेसिकली स्पोर्ट्स फैन हूं, जिसने बचपन में एक नन्हे सम्राट नाम की मैगजीन के का जो फ्रंट पेज था, उसमें परगट सिंह साहब ने एक आर्टिकल लिखा था। उसको पढ़ के पहली बार परगट सिंह जी का नाम मैंने पढ़ा। उनके नीचे प्रगट सिंह, अब नाम है मेरा मन क्या ऐसे से करूं। एक्चुअली अभी थोड़े दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, तो जी। मैंने दूर से ब्लूटूथ से उनको चरण स्पर्श किया। मैं एमसी था और वो दूर बैठे हुए थे, तो बड़े हुए धनराज पिल्ले साहब को देखा। और फिर वो दौर भी आया कि धनराज पिल्ले साहब फ़ोन करके कह रहे हैं, सुनील भाई आओ खाना खिलाता हूँ आपको, आओ मैं आपको गाड़ी में राइड पे लेके जाता हूँ। तो अब मैं ये करूँगा। तो हम तो उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं सुशील भाई कि स्पोर्ट्स से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, तो इतने बड़े लेजेंड्स के साथ अगर चाय पीने का, खाना खाने का, घूमने का, इनके मैचेस देखने का, इनकी कमेंट्री करने का मौका मिला है, तो ये तो खुशकिस्मती है। तो अगर ईश्वर ने वो खुशकिस्मती आपको प्रदान की है, तो फिर थोड़ा न्याय कीजिए उसके साथ। तो ये प्रभु की माया है। और जैसे आपने कहा कि ईश्वर ने हाथ रखा, एक साधारण इंसान आपको असाधारण काम करता हुआ लगने लगा, देखने लगा, तो ये खेल का बड़प्पन है। एक जैसे हॉकी है, हॉकी में कौन से ऐसे, क्योंकि इसलिए दो बोल रहा हूँ, एक बोलूंगा तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, कौन से दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको आपको लगा यार ये तो भगवान थे हॉकी के, मतलब यार वो तो इम्पॉसिबल जो उसने कर दिया वहां पे, वो नहीं होना था पर इसने कर दिया, ऐसा कोई लगा आपको? या जो जिनको मैंने देखा है खेलते हुए, या वो जिनके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, दोनों में कैटेगरीज में दो दो बता देता हूँ। एक तो जिनको देखा मैंने, धनराज पिल्ले। अब उनको खेलते देखा जब अपने शबाब पे थे, उनके करियर के आखिरी एक साल में मेरी खुशकिस्मती उनकी कमेंट्री भी की, जब वो तकरीबन 40 साल के थे। वो 40 साल की उम्र में चंडीगढ़ के 42 सेक्टर हॉकी स्टेडियम में वो अभी भी अकेले बॉल लेके ड्रिबल करके पूरी डिफेंस को बीट करके गोल कर रहे हैं। और मुझे अपना डायलॉग भी अभी याद है कि धनराज पिल्ले डिफेंस में ऐसे चले गए हैं जैसे मक्खन में गर्म छुरी चली जाती है। वो डायलॉग तक मुझे याद है, क्या क्योंकि बात है। वो मेरे लिए मोमेंट था हाँ, हाँ, कि हाँ, मैं धनराज हाँ, पिल्ले हाँ। साहब के उस ड्रिबल को कॉल कर रहा हूं। उसके बाद अंडररेटेड लेजेंड जो अब अंडररेटेड नहीं रहे, हरमनप्रीत सिंह। वो क्यों इतने बड़े लेजेंड हैं, उसके लिए उन दो खिलाड़ियों का नाम ले रहा हूं जिनको मैंने नहीं देखा, दद्दा ध्यानचंद और सरदार बलबीर सिंह दोसांझ साहब। अब दद्दा ध्यानचंद और बलबीर सिंह जब हॉकी खेले 30s और 40s और 50s में, तब घास पे हॉकी खेली जाती थी, एस्ट्रोटर्फ थी नहीं, तो बॉल इतनी तेजी से रोल भी नहीं करती थी। अब तो बॉल दौड़ती है, तो आपको बॉल लेके जानी पड़ती थी। उस दौर में सुशील जी, दद्दा ने 3 गोल पर मैच की एवरेज बनाई। 184 मैचेस में 625 गोल।
अपने करियर में 1000 से ज्यादा गोल। अच्छा, आजकल खेलते तो मतलब अरे आप 1/3 लगा दीजिए तो आप लेजेंड बन जाएंगे। बलबीर सिंह दोसांझ साहब 61 मैचेस 246 गोल, 4 गोल पर मैच की एवरेज घास वाली हॉकी में। तो उसके बाद तो इंडिया के नंबर 1, इनफैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री के नंबर 1 गोल स्कोरर दद्दा ध्यानचंद हैं, इंडिया के नंबर 2 गोल स्कोरर बलबीर सिंह साहब हैं, और इंडिया के नंबर 3 गोल स्कोरर हरमनप्रीत सिंह हैं, 200+ गोल्स। एंड मेरी खुशकिस्मती है, पिछली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में उनके 200वें गोल को मैंने कॉल किया। तो व्हाट डिड यू से? मुझे नहीं याद है, मुझे ऑनेस्टली वो मोमेंट याद नहीं है, क्योंकि वो आई थिंक सेमीफाइनल था शायद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का भी हुई है। तो पर इतना समझ में आ गया था कि खैर समझ तो पहले ही आ गया, ओलंपिक्स में आ गया था। इंडिया ने टोटल 15 गोल किए थे पेरिस में, 10 अकेले हरमन ने किए थे। हर बार क्योंकि इंडिया के कुछ फेज ऐसा रहा था जब हम आखिरी मोमेंट्स में गोल कंसीड करते थे। अब हम आखिरी मोमेंट्स में गोल करके मैचेस जीत रहे हैं, ये काम हरमन ने किया है। तो अगर आपका नाम ध्यानचंद, बलबीर सिंह के बाद लिया जा रहा है तो वो इतने बड़े लेजेंड हैं, बियॉन्ड एनी डाउट। एक मेरे मन में, मतलब मुझे ये बात आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, इज इट ट्रू कि 1936 ओलंपिक्स में अमेरिकन टीम आई थी, अमेरिका ने पहली बार हॉकी का एक्सपेरिमेंट किया था और भारतीय टीम ने उनको 0-24 से हरा दिया। उसके बाद उन्होंने हॉकी कभी प्रमोट नहीं किया अमेरिका में। स्कोर लाइन तो तकरीबन वही है। काफ़ी टाइम बाद अमेरिका में हॉकी लौटी। अभी इनफैक्ट अमेरिका खेल रहा था, अभी भी खेल रहे हैं। इनफैक्ट भारत के डॉक्टर हरिंदर सिंह साहब हैं, जो कुछ महीने पहले तक वहाँ हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर थे। पर अमेरिका हॉकी में कभी बड़ा मुल्क नहीं रहा है। मतलब इनफैक्ट बीच में एक छोटा सा फेज़ चाइना की मेन टीम का आया था, उन्होंने हमें 2006 एशियन गेम्स में हरा दिया था। अमेरिका का ऐसा फेज़ भी नहीं रहा। हॉकी उनका स्पोर्ट है ही नहीं। हॉकी के नाम से वहाँ आइस हॉकी खेली जाती है अमेरिका में और कनाडा में। करेक्ट। तो वहाँ मतलब अगर आप सर्च भी कर रहे हो ना इंटरनेट पे, तो अब तो हॉकी को वहाँ भी, मतलब अभी भी कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको आइस हॉकी दिखा देंगी। तो वहाँ हॉकी का मतलब आइस हॉकी है अभी भी। मेरे पिताजी के जाने के बाद मुझे एक शेर है कि अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। मेरे पिताजी के लिए बोल रहा हूँ मैं। और फिर वो है कि उनकी डेथ के बाद कि ओ पिछली रुत के साथी, अब के बरस मैं तन्हा हूँ। I'm getting a little emotional right now. You are humans and it's okay. Yeah. I mean, I just lost him on September the 10th. अरे यार, I lost my mother on September 6th last year. So you understand. I can now understand. तो वही है कि हम लोग अपने सपनों की बात करते हैं, अपने ड्रीम्स की बात करते हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने 10वीं तक पढ़ाई करी हो, उसको नहीं आया, वो नहीं कर पाया। उसके भी ड्रीम्स तो थे ही ना, पर वो उतना चैनलाइज नहीं रहा। और उसके 7 बच्चे हो गए, मेरी 5 बहनें 2 भाई हैं हम। तो वो क्या हुआ कि वो उसको लगातार वो जो है ना उनके साथ में, वो उनके भी तो सपने थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया ना अपने बच्चों के लिए। हाउ ईजी अमेरिका में, आपने सीरीजेस देखी हैं, मैं तो जाता रहता हूँ, हाउ ईजी इट इज़ टू जस्ट लीव द फैमिली एंड यू नो। अमेरिका में कितना होता है, बाप पिताजी गए ग्रोसरी लाने, लौटे नहीं, आज तक नहीं आए, 20 साल हो गए, क्योंकि वो नहीं लेना चाहते वो जिम्मेदारी। पर हम हिंदुस्तानी इसीलिए शायद सफल भी हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारियों से नहीं भागते जल्दी। आई एग्री। मतलब अगेन बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है जो अब पता चलता है। खैर वहाँ भी फैमिली वैल्यूज़ वाले लोग हैं, और वो भी आइडलाइज हम ही लोगों को करते हैं कि इंडियन वैल्यूज़, इंडियन सिस्टम्स। आई थिंक बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इन चीज़ों के। आई थिंक वैल्यूज़ हैं तो इंसान है। उन पर तो जोक्स बनते हैं कि आई थिंक मैं भी कुछ दिन पहले बिग बैंग थ्योरी देख रहा था, तो उसमें शेल्डन की मम्मी आती है उसे मिलने के लिए, और एक दिन पहले शेल्डन को जॉब से निकाला गया है। वो उसके प्रोफेसर से मिलती है, उसके सुपीरियर से मिलती है। सो एंड ही सेंसेस कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। वो बाद में पूछता है कि इज गैबल हाउसर जो उसका वो होता है, डीन होता है, इज डॉक्टर गैबल हाउसर will be my new dad. my new dad. So आई थिंक वहाँ के लिए मे बी ये इतनी अनकॉमन बात ना हो। माय फादर्स फिलॉसफीज हमेशा की रोना नहीं और गाना नहीं है, प्रचार भी मत करो और किसी का सिंपैथी भी मत लो। बट अब बाय चांस चलो आप बिजनेस में हैं और मैं मीडिया में हूँ, हमारा प्रोफेशन की डिमांड है कि थोड़ा सा गाना पड़ता है कि आप काम कर रहे हो और एक पोस्ट कर दी, एक स्टोरी कर दी कि मैं ओलंपिक्स में कमेंट्री कर रहा हूँ या मैं कबड्डी कर रहा हूँ, हॉकी कर रहा हूँ। वो एक रिक्वायरमेंट बन गई है प्रोफेशन की। लेकिन रोना नहीं है वाली बात मैंने पकड़ी हुई है। दुख का क्यों ढिंडोरा पीटना। माय फादर सही, और मतलब उनकी खैर पिताजी की तो सारी बातें सही होती हैं कि जो आपका वाकई में हितैषी है, करीबी है, वो जान जाएगा। बाय चांस किसी ने अगर पूछ लिया और आपने बता दिया तो बात अलग है, पर क्यों बताना दुनिया को कि मम्मी अब नहीं रही है, बाकी शोक दे दो मुझे, शोक प्रकट कर लो और संवेदनाएं दे दो। मतलब मांग के थोड़ी कोई संवेदना ली जाती है। एक 2 चीज़ें याद आती मुझे आपकी इन बातों पे। एक तो मुझे ये लगता है, एक रहीम दास जी का दोहा है, रहीमन अपने मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। समझ रहे हैं? एक तो ये है कि मन की व्यथा मन में रखें। अमेजिंग और अमेजिंग। दूसरा मुझे ऐसा लगता है लोग उसके मजे लेंगे, कोई बांटेगा नहीं दुख बिल्कुल, आपका। बिल्कुल। दूसरा मुझे लगता है कि जो हमारे माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं,
ये मैं किसी उस पे सुन रहा था, किसी पॉडकास्ट पे सुना था मैंने, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे ये, कि माँ बाप के 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट वी आइडलाइज देम, कि मतलब पापा बेस्ट है, मम्मी बेस्ट है। सेकंड, व्हेन वी रीच एज ऑफ 14-15 वी स्टार्ट डीमोनाइजिंग देम, इनसे बड़ा दुश्मन कोई कि नहीं हाँ है। दिमाग खराब है इनका। हम्म, बट व्हेन वी रीच 40 वी स्टार्ट ह्यूमनाइजिंग देम, कि इंसान हमारी तरह ये भी है। तो ये 3 स्टेजेस हैं माँ बाप के। मुझे लगता है कि आई थिंक इसमें भी मैं पहली और तीसरी को स्वैप कर दूंगा। जब हम छोटे होते हैं लगता है कि यार हमारे घर में एक बड़े लोग हैं जो मेरा ख्याल रख रहे हैं, जो मुझे खाना खिला रहे हैं, टॉयज दिला रहे हैं। जब हम 30s 40s में पहुंचते हैं ना, लाइक मेरे कई मित्र हैं सर जो मुझसे पूछता है कि शादी करूं कि नहीं, उसके बाद पेरेंट बने या नहीं, तो मैं उनको बोलता हूँ ज़रूर शादी करवाओ और ज़रूर पिता माता बनो। उसका तुम्हें कुछ और फ़ायदा हो ना हो, अपने पेरेंट्स की वैल्यू पता लग जाएगी कि अब संसाधनों के बीच में हम बच्चे को पाल रहे हैं तो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। उन्होंने इतने कम संसाधनों में और वही सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में, फार्मासिस्ट की जॉब में जो हमें पाला होगा, तो क्या कुछ सेक्रीफाइस किया होगा हम सोच भी नहीं पाएंगे। वो चीज़ अगर दिमाग में आ गई तो अपने पेरेंट्स की वैल्यू तुम्हें पता चलेगी कि आज जिन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उस टाइम ना फ़ोन थे, ना टेक्नोलॉजी थी, दूरदर्शन था और साइकिल पे चला करते थे और क्या क्या उन्होंने कष्ट सहा होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो आई थिंक शादी करने का और पिता माता बनने का सबसे बड़ा एडवांटेज या एक पॉजिटिव साइड मुझे ये लगती है कि यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर ओन पेरेंट्स। पर इससे आपका बचपन कैसा था? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? रूटीन वाला था जैसे सबका रहा होगा बच्चों का। जितना मुझे याद है और जितना पेरेंट्स बताते हैं, मैं थोड़ा बाहर कम निकलता था। निकला हूँ, खेला हूँ मिट्टी में, खिलौने कम थे, शौक कम था। मे भी पेरेंट्स उतने अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो कम मिले होंगे, पर कम मिले ज़्यादा मिले फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी बच्चों की तरह था, आम बच्चों की तरह था। ये शरारती हो सब। यार खुद को जितना याद है, कुछ ना कुछ शरारतें तो की होंगी। जब कोई ऐसी शरारत जो आपको अभी तक याद हो, ये तो मैंने कांड कर दिया था। सॉरी विनय, विनय मेरा क्लासमेट था। मैं इतना भी छोटा नहीं था। अभी ही इज डॉक्टर विनय, एमडी रेडियोलॉजी दिल्ली में है। अच्छा अच्छा। ईश्वर ना करे कभी उसके पास जाने की किसी को जरूरत पड़े, मेरा कभी कभी जाना होता है। तो वो याद है जो हमें ज्योमेट्री बॉक्स में एक प्रकार होती थी। जी जी, वो दोनों तरफ वाला नहीं, एक तरफ वाली। अच्छा, गोला प्रकार। तो टीचर ने सवाल पूछा और विनय हमारी क्लास का टॉपर था और विनय का ऑल इंडिया सीबीएसई प्री मेडिकल टेस्ट में 22वां रैंक था। मुझे रैंक तक याद है। वो मतलब मेरा हीरो था। वो सबका हीरो था हमारी क्लास में। तो टीचर ने कुछ पूछा, विनय खड़े हुआ जवाब देने के लिए, मैंने नीचे प्रकार रख दिया और वही कि जब 1 सेकंड बचेगा तो मैं बम डिफ्यूज कर दूंगा, उसको खींच लूंगा। विनय ने बम डिफ्यूज होने का मौका नहीं दिया, वो जल्दी बैठ गया। ओह सॉरी विनय यार, सो सॉरी। मतलब दैट वाज अनलाइक मी। मैं इतना शरारती नहीं था, इतना नहीं था। वो एक रेयर चीज थी, वन ऑफ चीज थी। सॉरी भाई, आई ओ यू वन। तूने भी मुझे इंजेक्शन लगाए होंगे बाद में डॉक्टर बनने के बाद। But that is different. Injection you can't compare with all the पूरे फोर्स से बैठा होगा बेचारा वो। हाँ, वो एक्चुअली बहुत फोर्स से नहीं बैठा था। मैंने भी बम डिफ्यूज करने की ट्राई की, वो तार करते करते रह गए थे। बाकी पेरेंट्स बताते हैं कि इतना शरारती शायद नहीं था, पढ़ने में ज्यादा शौक था। मेरी अपब्रिंगिंग हुई थोड़ी आध्यात्मिक माहौल में, तो किताबें थी घर में। आई रिमेम्बर मेरे नाना जी, हमारे शहर फाजिलका में एक गीता भवन नाम का मंदिर था, वो बड़ा फेमस नाम है। उसमें छोटी सी लाइब्रेरी थी। अच्छा। उसके प्रमुख मेरे नाना जी थे। अच्छा अच्छा। नाना जी के भाई, इनफैक्ट वो भी नाना जी हुए। तो वो लेके जाया करते थे गीता भवन मंदिर में, किताबें पढ़ने को मिलती थी। तो धार्मिक किताबें और आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का शौक था, वैसे ही पढ़ने का शौक था। आप मुझे चाचा चौधरी की कॉमिक्स दे दो, नंदन दे दो, नन्हे सम्राट दे दो, मैं 10-15 मिनट में फ्रंट टू बैक सारी पढ़ दूंगा और मुझे और चाहिए होगी। फिर वो शौक बाद में भी पुनर्जीवित हुआ, पढ़ने का जब शौक लगा, बीच में खत्म हो गया थैंक्स टू ओटीटी। तो पढ़ने का शौक मुझे याद है बचपन में बड़ा था। अच्छा, मुझे बताइए कि जैसे आपका, जब आप भगवान की किताबें पढ़ते हैं, आध्यात्मिक किताब, आपका हीरो कौन बना? कि लाइक आई थिंक मैंने पढ़ तो लिया बट ये मेरा हीरो है। पढ़ने में याद नहीं है, लेकिन वही एक होता ना शब्द दृश्यम, जो हमने मूवी से सीखा, देख के आपको ज्यादा याद रहता है। तो श्री राम हमारे पहले हीरो थे, क्योंकि बचपन में सबसे पहले जो चीज हमने देखी और जो स्मृतियों में रही वो रामायण थी कि यार बेटा हो तो ऐसा हो। पिता ने एक बात कही और वो राजपाट छोड़ के चले गए। क्या मतलब अब राजपाट के लिए दुनिया क्या ही करती है और पूरी दुनिया में क्या ही करती है। तो वो एक और वो एक राजा राम थे, जनता उनके साथ है, बहुमत उनके पास है, बिल्कुल पिता का आशीर्वाद उनके साथ है। पर पिता ने एक चीज कही, एक जो वचन अपनी सौतेली माँ को जो दिया था उसको निभाने के लिए राम निकल पड़े। तो आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज थी। और जैसे हम बात कर रहे थे कि भारत वैल्यूज वाला, मूल्यों वाला देश है, तो राम जी ने वो मूल्य हमें दिखाए और फिर उनके साथ उनकी पत्नी भी चल पड़ी, जिनको वनवास नहीं मिला था, भाई भी चल पड़ा। मतलब परिवार हो तो ऐसा होता है। वो हमारे पहले हीरो थे। दूसरे हीरो जो मुझे याद आता है वो अर्जुन थे। अच्छा।
महाभारत शुरू हुई, महाभारत चल रही है, और अब मेरा बचपन मेरी नानी के साथ बहुत बीता, नानी और मौसियों के साथ। तब नानी ने तो फ्रंट टू बैक सारी मत भागवत गीता पढ़ रखी हुई है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। तो अर्जुन के बड़े होने से पहले मुझे मालूम था कि वो धनुर्धर थे। नानी बताया करते थे कि उसका निशाना अचूक था, मछली की आंख फोड़ी थी, वो टीवी पे आया नहीं था। तो उनको देखने से पहले मैं उनका फैन बन चुका था कि अर्जुन कब आएगा, अर्जुन कब आएगा, अर्जुन कब आएगा। मैं शायद पांडु को मैंने अर्जुन समझ लिया था गलती से, क्योंकि वो आए, उन्होंने वो तीर चलाया, तो मुझे लगा ये अर्जुन है तीर चलाने वाला। तो देखने से पहले अर्जुन मेरे हीरो बन चुके थे। सो ये दो हीरो थे। फिर भगवान कृष्ण आए और वो तो खैर अलग लेवल के नटखट थे, और उनका तो चरित्र और उनका करिश्मा ही अलग था। पर श्री राम और अर्जुन वो उन रामायण और महाभारत को देख के मेरे हीरो बने। ऐसे मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ थोड़ा अलग हो गया। मेरे साथ क्या हुआ, पहले बिल्कुल ऐसे ही मेरी ट्रेजेक्टरी भी ऐसी ही थी, पर बाद में जब भगवत गीता बहुत मन से पढ़ी तो मुझे फीलिंग आने लगी कि यार मनुष्य को संशय रहित होना चाहिए। अर्जुन इसलिए मेरे हीरो नहीं बन पाए क्योंकि वो लगातार संशय में रहते थे कि ये सही है कि गलत है, और भगवान कृष्ण उनको समझाते थे कि दो लोग महाभारत के कैरेक्टर जो संशय रहित है, एक भीम और एक साक्षात योगेश्वर कृष्ण, दो लोग संशय रहित है। जैसे जब वो जो घटना हुई है ना कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ है और भगवान कृष्ण ने वो साड़ी पहनाई है, तो देव पर्व में नहीं है ये। भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं जब वो जंगल में जाती है, कहते हैं मैं वहां रहा होता तो मैं इनका पूरा समूल नाश कर देता। आप समझ रहे हो? ही सेज कि मैं पांडवों को भी मार देता, मैं किसी को नहीं छोड़ता, तेरे वस्त्र पे हाथ लगते हुए जितने लोग प्रेजेंट थे मैं सबको मार देता। ये तो बहुत अच्छा था कि मैं नहीं था वहां पे। ये भगवान कृष्ण का स्टेटमेंट। लेकिन फिर भी वो साड़ी दे रहे हैं उसको। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे याद नहीं, लेकिन आपने कहा तो इसमें मुझे दो बातें अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार ये समझ आती हैं कि उन्होंने बड़े भाई होने का कर्तव्य भी निभा दिया, बहन के वस्त्र नहीं उतरने दिए। उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर मैं होता तो तेरा भाई देख लेता इनको, उसको आश्वासन भी दे दिया। वो वहाँ थे, साड़ी दे रहे थे, फिर भी कुछ किया नहीं, चुटकी बजा के सबका नाश कर सकते थे। मतलब उन्होंने विधि के विधान में कोई दखल नहीं दिया। युद्ध में भी पहिया उठाया, पर अर्जुन के कहने पे शांत भी हो गए, और फिर बाद में मतलब जो भी हुआ उन्होंने होने दिया। वो साक्षात विष्णु जी का अवतार होने के बावजूद उन्होंने विधि के विधान में दखल नहीं दिया। और मतलब मैं जब अर्जुन जब मेरे हीरो बने तो इतना मुझे तो ज्ञान नहीं था कि संशय क्या है और संशय ना होना क्या नहीं है। नहीं पर ये ट्रेजेक्टरी मेरी भी थी एग्जैक्टली। नो अमेजिंग, आप बड़े अलग लेवल से चीजों को देखते हो। अब अगर मैं उस चीज से रिलेट करूँ ना, तो अर्जुन अभी भी मेरे हीरो इसलिए हैं क्योंकि अर्जुन और मैं और आप, हम साधारण इंसान हैं, और इंसान में संशय भी रहेगा, तृष्णा भी रहेगी, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार सब रहेगा। भीम निश्चल थे, भीम थे मतलब इसीलिए उन लोगों को पकड़ के चीज और कृष्ण तो खैर थे ही भगवान, और उनकी चीज़ों को तो हम आकलन कर भी नहीं सकते। वो किस ट्रेजेक्टरी में सोच रहे हैं, उन्होंने अपना विशाल रूप भी दिखा दिया, उन्होंने बदमाशियाँ भी की, उन्होंने सब कुछ किया, तो उनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। आई थिंक अर्जुन थे जिनके अंदर सारे एक नॉर्मल इंसान वाले गुण हैं। अब हमारे अंदर हमारे सगुण भी हैं, हमारे अंदर निर्गुण भी चीज़ें हैं, तभी हम धरती पर हैं, और तभी हम भगवान विष्णु का अवतार नहीं है, तभी हम एक साधारण आत्मा है जो बैठ के बातें कर रहे हैं, चाय बिस्कुट का आनंद ले रहे हैं। एक जो स्पोर्ट्स में स्पेशली जैसे एनबीए है, ठीक है, जो बास्केटबॉल होता है, उसमें माइकल जॉर्डन है, ठीक है ना। आपने वो सीरीज देखी थी द लास्ट डांस? देखिए, लॉकडाउन में देखी थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि अरे बाप रे क्या क्या बंदा है यार? मतलब वो व्यक्ति बास्केटबॉल छोड़ता है और उसमें जाता है, बेसबॉल में जाता है, और वहां पे भी वो एमवीपी बन जाता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मतलब उस व्यक्ति का क्या किया जाए जो माइकल जॉर्डन मुझे अभी तक याद है, मैंने वो सीरीज देखी और मैंने उसके बाद ट्वीट भी किया था कि अगर आपको बास्केटबॉल से प्यार है तो ये सीरीज जरूर देखिए। मेरा तो ये कहना है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तब भी आप वो देखिए। हाँ, आप बिकॉज उस दूसरे एंगल से देखते हो, एक बहुत बड़े एंगल। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स एंगल से देख रहा था कि अगर आपको बास्केटबॉल से प्यार है तो जरूर देखो, नहीं है देख लो, प्यार हो जाएगा। सो माइकल जॉर्डन, यूसेन बोल्ट, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्लई, बलबीर सिंह दोसांझ साहब, ये वो एक्चुअल में असाधारण लोग हैं जो असाधारण पैदा ही हुए थे, शायद जो पैदा ही हुए थे न्यूटन जैसे, आइंस्टाइन जैसे, जिनको गॉड ने गिफ्ट देके भेजा था। मोहम्मद शाही साहब हमारे 80s में बहुत बड़े लेजेंडरी हॉकी प्लेयर हुए थे। अगेन उनके सिर्फ किस्से सुने हैं, जब वो खेलते थे तो मैं बहुत छोटा था, और किस्से इतने सुने कि आप बिना देखे उनके फ़ैन हो जाओगे। और देखने वाले लोग बोलते हैं कि दादा ध्यानचंद के बाद अगर दुनिया में कोई सेकंड बेस्ट ड्रिबलर रहा है तो वो शाहिद साहब हैं। तो वो अपनी मनमर्जी से बॉल को घुमा के फिरा के ले जाया करते थे। अगेन मेरी खुशकिस्मती, 3-4 मैच हॉकी इंडिया लीग के सीज़न 1 में मैंने उनके साथ कमेंट्री की। तो मुझे होटल भी याद है, लखनऊ का क्लार्क्स अवध होटल है,
हजरतगंज में। I have lived. I Yeah. stayed there for 2 सो nights. अब मैं पूरी कहानी इसलिए बता रहा हूँ, मेरे लिए वो गूज बम्स मोमेंट था। मैं डायरेक्टली उस पॉइंट पे भी आ सकता हूँ, पर वो कहानी ज़रूरी है। तो हमें स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से शर्ट्स मिले, ब्लेजर मिले कमेंटेटर्स के लिए स्पेशल, और मुझे कहा गया कि शाहिद साहब आपके होटल में हैं, आप उनको दे देना आगे। ठीक है, मैं मुंबई से आ रहा था सबका सामान लेके, तो होटल में मैंने फ़ोन किया, शाहिद साहब किस रूम में हैं, वो बाई चांस मेरे पड़ोस में थे। तो अब मैं हॉकी का फ़ैन, इतने सालों से कमेंट्री कर रहा हूँ और इतनी शाहिद साहब की बातें सुनी हैं, पढ़ा है। उनके कमरे में जाने से पहले मुझे आधा घंटा लगा वो फीलिंग को आत्मसात करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए कि मैं द लेजेंडरी शाहिद साहब को मिलने उनके रूम में जा रहा हूँ। जब एक्चुअल में मैं नॉर्मल हुआ कि ठीक है यार, इंसान से ही मिलने जा रहा हूँ, वो खा थोड़ी जाएंगे, सुना है बड़े प्यारे इंसान है, तो घबराहट किस बात की है। चलो, उनके लिए मैंने शर्ट्स उठाई, उनके रूम में गया, गेट खोला, शाहिद साहब ने गेट खोला। तो मैंने कहा सर सुनील तनेजा, शर्ट्स दबाई हुई थी मैंने, सर सुनील तनेजा। अरे हमारा सुनील भाई कैसे हैं आप, तो बहुत बढ़िया कमेंट्री करते हैं यार। और जप्फी डाली उन्होंने मुझे। तो मतलब वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जब शाहिद साहब आपको देख के ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे बचपन के दोस्त हैं। तो फिर खाना भी साथ में खा रहे हैं हम लोग, होटल से स्टेडियम साथ में जा रहे हैं, और कमेंट्री में मुझे याद है अब चलिए कुछ कमेंटेटर अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, मुझे सुननी अच्छी लगती हैं कि बड़ा आदमी क्या बोल रहा है, कुछ को पसंद नहीं है। शाहिद साहब को अपने बारे में बात करना पसंद नहीं था। मेरी एज अ लीड कमेंटेटर ये एक तरह से जॉब भी है कि मैं दूसरे जो मेरे साथ एक्सपर्ट बैठा है, फॉर्मर प्लेयर, उसके संस्मरण निकलवाऊं, ताकि वो 80s और 70s वाले फैंस को नॉस्टैल्जिया हो, आज की जनरेशन को प्रेरणा मिले। तो आई थिंक ललित उपाध्याय था उस टाइम प्लेयर, वो भी यूपी से, वो भी बनारस से, और शाहिद साहब भी बनारस से। वो बड़ा अच्छा ड्रिबल कर रहे थे, तब नए नए आए थे, तो मैंने कनेक्शन निकाल लिया। मैं कहा भाई बनारस वाले तो बड़ा अच्छा ड्रिबल करते हैं, शाहिद साहब आप तो मतलब आपके ऊपर तो ऊपर वाले का वरदान था, आप तो गॉड गिफ्टेड। ऐसे कुछ मैंने बात छेड़ी उनसे, कुछ कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए। और शाहिद साहब की आप उनका बड़प्पन देखिए, तो ही सेज माँ सुनील भाई गॉड गिफ्टेड वाड गिफ्टेड कुछ नहीं होता है। लोगों को लगता है कि हम गॉड गिफ्टेड थे, सारी सारी रात हम जागते थे, सोते नहीं थे, ये सोचते रहते थे कि कल विरोधी टीम के इस प्लेयर को ऐसे डॉज देंगे, वो डाज बोलते थे बनारस के लहजे में, इस खिलाड़ी को ऐसे डाज मारेंगे, उसको ऐसे डाज मारेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सारी सारी रात हम डाज सोचा करते थे, तो खिलाड़ी बनता है। गॉड गिफ्टेड वाड गिफ्टेड कुछ नहीं होता। और सबको पता है वो गॉड गिफ्टेड थे, क्योंकि ये इतना सोचना भी तो गिफ्ट है ना, खिलाड़ी तो हर कोई है। अभी शुरुआत में हमने भगवान कृष्ण की बात करी, कई लोग हम भगवान बोलते हैं उनको, या अर्जुन की बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 100 साधारण लोग हैं, उसमें से एक लड़का है, 100 साधारण एक ही चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर एक लड़का है जो शाहिद साहब की तरह वो रात रात भर सोचता है कि क्या करना है मुझे, कैसे करना है मुझे। तो वो ऐसे कुछ काम कर जाएगा कि ये बाकी के 99 लोग लगेगा कि भगवान है यार ये बंदा, कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे। और फिर उनको आप भगवान बोलने लग जाते हो। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही बिकम्स योर गॉड, कि ये भगवान है। फिर जैसे ही नई जनरेशन आती है, उसकी अगली जनरेशन, वो पता क्या बोलने लग जाती है कि जैसे आपने बोला कि भाई शाहिद साहब बहुत अच्छा ड्रिबल करते थे, 500 साल बाद लोग बोल रहे हैं शाहिद साहब की जो हॉकी थी ना, उसमें नूर था अल्लाह का, वो मतलब भगवान थे। वो अब उसमें कहानियां और जुड़ जाती हैं, देन पीपल बिकम गॉड्स। एवरीथिंग कैन बी लॉजिकली एक्सप्लेन्ड, बट दे मेक यू गॉड बिकॉज दे कुडंट डू व्हाट यू डिड। इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ गुड टेक। जब सचिन को तो कहते ही हैं क्रिकेट का भगवान, तो अब चलो कोई उनको भगवान माने या भगवान कहे, अब मैं उनको क्रिकेट के प्रभु कहता हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्रभु का नूर सिर्फ उनके अंदर है और हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि हम तो वो पढ़ के बड़े हुए हैं, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। लेकिन जो हुनर उनको ऊपर वाले ने दिया था, उस हुनर को उन्होंने इतना तराश लिया कि चाहे शेन वॉर्न हो, चाहे मुरलीधरन हो, वो खराब पिचेस बना के इतनी प्रैक्टिस कर लिया करते थे, तो कहाँ से स्पिन करवाएगा भाई, आजा तुझे मैं स्लॉग स्वीप पे छक्के लगाऊंगा। अजीब ऐसा लगता था कि यही पिच है, वो बंदा खेल रहा था, ऐसा लगा नॉर्मल है। अब फिर फील भी नहीं आ रही थी कि पिच खराब है, बाकी के 10 आउट हो गए तो लगा रहे पिच बड़ी खराब थी यार, तो ये कैसे खेल रहा था इतनी देर से, ये तो बड़ा नॉर्मल खेल रहा था। क्योंकि जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो खिलाड़ी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस कर रहा था। मेहनत तो सबने की होगी, हालांकि उनके बैच में सारे ही ओपनर से ले लीजिए, नवजोत सिंह सिद्धू, आई थिंक अंडररेटेड लेजेंड तो वो हैं, क्योंकि शुरू में बॉलर के लाइन सिद्धू साहब बिगाड़ते थे, फिर राहुल द्रविड़, सचिन, लक्ष्मण द्रविड़। बड़ा अच्छा जोक है कि कॉर्टनी वॉल्श बॉल कर रहा था, तो 2-3 बॉल कर ली उसने, उसके बाद अंपायर ने बोला नो बॉल, तो पाजी बोले सिद्धू पाजी, और मैं तो कह ही रहा है नो बॉल, बॉल दिख नहीं रही, बॉल पता नहीं है ही नहीं इसके हाथ में। वो सिद्धू पाजी के बड़े अलग अलग रंग रूप हैं। एक बार आई थिंक शारजा में मैच हो रहा था, और प्रभाकर को शायद आमिर सुहेल ने कुछ कहा, सिद्धू साहब ने उठाया बैट और उसकी तरफ चल पड़े बात करने के लिए। A very funny thing at that time, he said, okay, if I'm hitting him for boundary. मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। तो सिद्धू साहब तो खैर बड़े निराले व्यक्ति थे, और जब कमेंट्री शुरू की, मुझे याद है
अब तब तक वो फेमस हो चुके थे और सारी दुनिया उनको जानती थी। मैंने मनिंदर सिंह साहब से पूछा, अब मेरी खुशकिस्मती है उनके साथ मैंने टाइम बिताया, कमेंट्री की है। तो मैंने कहा, मन्नी पाजी आपके तो जूनियर थे नवजोत सिंह सिद्धू, तो क्या ये शुरू से ही इतने वाचाल थे? उन्होंने पंजाबी में मुझे कुछ कहा, जो मैं हिंदी में बता रहा हूँ। बोले उसकी जान सूखी रहती थी बोलने से, बोलते समय। बाद में सिद्धू ने खुद बताया, बोले कि मैं कई बार 90s में जानबूझ के आउट होता था कि 100 बना दिया तो मैन ऑफ द मैच मिलेगा और जाके बोलना पड़ेगा। तो पहले तो मतलब सिद्धू साहब से उनकी जबान नहीं निकलती थी। हालांकि रियल लाइफ में बड़े वो मैंने सुना है कि एक्सट्रोवर्ट इंसान थे वो, जैसे पंजाब के गबरू जट होते हैं, पटियाले वाले, जीप्स में घूमना और किसी की बात नहीं सुननी। बट उनको माइक और कैमरा का फोबिया था। अब वो कितनी बड़ी मिसाल है कि माइक और कैमरा का फोबिया ऐसे दूर किया कि वो मिसाल बन गए हैं। और ये भी तो देखिए ना, वो बंदा भी बहुत ऑनेस्ट है। नवजोत सिंह सिद्धू ईमानदार आदमी है। उनके बारे में चलिए बहुत सारे लोग हैं जो रिसेंटली ही वेंट टू एंड हग्ड इमरान खान और वो सब जो भी है, पर भैया आप भी जाके हक करना चाहते हो इमरान खान को। सिद्धू ईमानदार है, वो चौड़े में करके आ जाता है, और आप जो है उसको, चूंकि इधर यू आर जेलस, या क्योंकि सिद्धू जी का मुझे अभी भी याद है कि जब केरल में पैदा हुआ तो मेरे पिताजी शरी पी रहे थे। अच्छा, तो वहां से उनका नाम शरी हाँ, पड़ा, तो कह रहे मैंने शरी पी रहे थे, तो मैंने कहा तो किसी ने बोला, वो लड़का हो गया था, बस इसका नाम शरी है जी। ठीक है ना, तो ये तो हम पंजाबी बड़े अनोखे होते हैं। हाँ हाँ, तो सिद्धू जी का ये है कि शरी नाम रखेंगे इसका, बस हाँ, यू नो। तो हाँ। क्रिटिसिज्म, मेरा ये कहना है, क्रिटिसिज्म किसका नहीं हो सकता। यू कैन क्रिटिसाइज एवरीबडी इफ यू रियली वांट टू, बट एवरी ह्यूमन बीइंग, जो नवजोत, मैं कह रहा हूँ कितने लोग नवजोत सिंह सिद्धू हैं इस देश में, आप उंगलियों पे नहीं गिन पाएंगे, इतने कम लोग हैं। उनका जो स्टाइल है, उनका तरीका है, आप बिल्कुल, गरिया तो सकते हो आसानी से, सबसे आसान है गाली देना, किसको नहीं गरिया सकते। हमारे प्रधानमंत्री हैं, दिन रात गाली खा रहे हैं बेचारे, है ना। ऑपोजिशन के लीडर वो बेचारे दिन रात खाली कर रहे, इधर वाले उसको, उधर वाले उसको। अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गया अमेरिका के, गाली खा के तो राष्ट्रपति बन गए, बताइए, वो इतनी गाली खाई कि राष्ट्रपति बन गए वो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू का मुझे ये याद आ गया कि उस बंदे का पूरा करियर निपटा दिया गया। अगर आप देखिए तो वो जो वो कपिल शर्मा का शो सब छूट गया, और इधर भी सब चला गया, काफी हद तक काफी परेशान हो गए बाद में चल के वो। क्यों? क्योंकि वो बंदा ईमानदार है, और कोई कारण नहीं लगता मुझे। ऑन द फेस ऑफ इट कह सकते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में हम लोग भी उतना ही नहीं जानते हैं। अब उनका पॉलिटिकल करियर जब शबाब पे था तो बहुत था वो। मैं चूंकि पंजाब से हूँ तो थोड़ा सा जानता हूँ। अमृतसर सीट से वो तब जीता करते थे जब उनकी पार्टी को पूरे नॉर्थ इंडिया में सीट्स ही नहीं मिलती थी, तो उनका जलवा तो था ही था। अब राजनीति है, और राजनीति को मतलब मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ नहीं, पर उसमें करियर कैसे बनते हैं और कैसे बिगड़ते हैं उसका मुझे नहीं, अंदाजा नहीं उसकी है। But प्रॉब्लम ऐसा- ये है, लोग पर्सनल हो जा रहे हैं आजकल। पहले राजनीति क्या होती थी, अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कहानी बता रहे थे, कह रहे थे मैंने नेहरू के मुंह पे कहा कि तुम्हारे अंदर मुझे स्टालिन भी दिखता है, और पता नहीं किसी और का नाम लिया कि ये भी दिखता है तुम्हारे अंदर मुझे, जबकि बहुत बड़ा उनके ऊपर वो था। बहुत बड़ा कमेंट किया मैंने संसद भवन में खड़े हो गए, बहुत यंग था। शाम को किसी पार्टी में मिले तो बुलाया मुझे कि इधर आओ। मैं गया, कह रहे बहुत अच्छा बोलते हो, कभी प्रधानमंत्री न बन जाओ तुम इस देश के। अच्छा, हाँ, आप समझ रहे हैं। तो ये भी होता है हमारे देश में कि, लेकिन मैंने जहाँ तक मैंने सुना है कि कुछ लीडर्स को अगर आप छोड़ देंगे, बाकी सब आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं। मे बी, हाँ हाँ आई हैव नो आइडिया हाँ, अबाउट देम। बाकी सब बड़े अच्छे दोस्त आई हैं हैव आपस नो में। आइडिया। मैं सिर्फ 2-4 से स्पोर्ट्स के कारण मिला हूँ, और मेरा इनफैक्ट सभी के साथ बड़ा अच्छा मेरा अनुभव रहा। आप यूपी से हैं तो योगी जी के साथ मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई अरे है। क्या बात है, कैसे हैं योगी जी हमारे? यार 2-3 बार उनसे सिर्फ स्पोर्ट्स को लेके मुलाकात हुई है, और उनकी मैं आपको, अब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उनकी वाकई में आइडेटिक फोटोजेनिक मेमोरी है। अच्छा, पहली बार मैंने उनका इंटरव्यू किया था प्रो कबड्डी के एक मैच में लखनऊ में। उसके ठीक 3 साल बाद, और ठीक मुझे इसलिए याद है, वो फेसबुक पे मेमोरी आती है ना कि आपने वो फोटो पोस्ट की, मैंने सुबह वो मेमोरी देखी थी। उसी दिन मेरी उनसे मीटिंग थी। ये बात है टोक्यो ओलंपिक्स के बाद की। तो टोक्यो ओलंपिक्स के जो मेडलिस्ट थे या जो चौथे स्थान पे रहे थे, वो भी जो यूपी के जितने पार्टिसिपेंट थे सबको सम्मानित उन्होंने किया। लखनऊ के क्रिकेट स्टेडियम में बहुत बड़ा फंक्शन था, और खुशकिस्मती मेरी थी कि मुझे उसमें एमसी के तौर पे बुलाया गया था। तो सीएम साहब के साथ मीटिंग होनी थी, तो मैं स्पोर्ट्स डायरेक्टर साहब के साथ, होम सेक्रेटरी साहब के साथ, उन्होंने मेरी मीटिंग करवानी, तो विधानसभा में हम लोग गए थे। तो योगी जी के साथ ठीक जैसे आप जितने डिस्टेंस पे आप बैठे हैं, मुझे बिठाया गया, बात हुई। तो मुझे ऐसे करके देखा, तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया कि डॉक्टर सुनील तनेजा हैं, ये कल मंच संचालन करेंगे कबड्डी। तो मैंने कहा जी सर, ठीक 3 साल पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था। हाँ ठीक है, अगला विषय। बस अप्रूवल मिल गया कि मेरी तरफ से ये पास है। उसके 1.5 साल बाद मैं गोरखपुर में मिलता हूँ उनसे, और हर साल वो अपने गुरुजी की याद में कबड्डी का एक टूर्नामेंट करवाते हैं, और 4 दिसंबर को होता है उसका फाइनल। और हर 4 दिसंबर को मैं गोरखपुर में होता हूँ, वहाँ मंच संचालन के लिए और कबड्डी की कमेंट्री के लिए। तो वो लखनऊ वाली मीटिंग के 1.5 साल बाद वो गोरखपुर में पहली बार मुझे बुलाया जाता है मंच संचालन के लिए। तो मैं कमेंट्री भी करता हूँ, और जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो यूपी के स्पोर्ट्स निदेशक है आरपी सिंह साहब,
अब वो भारत की हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैं कहा कभी मेरी फ़ोटो नहीं हुई योगी जी के साथ। बोले चलो मैं बात करता हूँ। तो वो लेके गए मुझे, बोले सर ये डॉक्टर सुनील तनेजा। बोले हाँ, आप तो वो लखनऊ में आपने वो कार्यक्रम होस्ट किया था। मैं सोच रहा हूँ यार वो कार्यक्रम तो 1.5 साल पहले हुआ था। अब ये व्यक्ति रोज़ 1.5 करोड़ लोगों को मिलते होंगे, मतलब कितने लोगों को मिलते होंगे, और इनको ये इंसान याद है जिसने 1.5 साल पहले खाली वो कार्यक्रम होस्ट किया था। अब अच्छा होस्ट किया था ये तो मुझे मालूम है, शायद इसलिए याद रह गया होगा, पर वो मेरा गुण नहीं है। अच्छे लोग तो उनको रोज़ मिलते होंगे। तो ये उनकी फोटोजेनिक मेमोरी है, आइडेटिक मेमोरी है, जिसका मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। वो मैं उनके बारे में आपको मतलब गवाह के तौर पे बता सकता हूँ। एक हमारे मित्र हैं जो सेक्रेटरी हैं, उन्हीं के कार्यालय में बैठते हैं, सचिवालय में। कहते हैं हमारा ऑफिस 3rd फ्लोर पे है, वो 5th फ्लोर पे बैठते हैं। ओके। कभी ऐसे निकल रहे हैं हम, तो योगी जी भी जा रहे हैं, तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि भाई साहब कोई जलवा गया है, ऐसी फीलिंग आती है, मतलब ऐसा कोई जलवा गया है बगल से, ऐसा लगता है कोई आग का गोला गया है बगल से। मैंने मेरा वास्ता स्पोर्ट्स से है, तो स्पोर्ट्स के 2-3-4 फंक्शंस में मैंने देखा है उनको आते हुए जाते हुए। तो उनका तो है, ही हैज़ एन ऑरा, उनका एक रुतबा है अपना। रिसेंटली ही वाज टॉकिंग इन द विधानसभा, तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे नाम कमाने के लिए नहीं आया हूँ, नाम तो मेरा बहुत था गोरखपुर में, आप समझ रहे हैं ना। और वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था उनका, मुझे आई लव दैट स्टेटमेंट व्हेन ही गिव दैट। ही सेड मैं यहाँ नाम कमाने नहीं आया हूँ, नाम तो मेरा गोरखपुर में बहुत है, मठाधीश हूँ मैं, उससे बड़ा नाम क्या होगा मेरा, है ना। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग उनका कमेंट था। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के बाद अचानक से कमेंट्री करने कैसे आइडिया आ गया कि कमेंट्री करते हैं, और छोड़ो। तो आइडियाज़ तो सबको आते हैं। आजकल के बच्चों को आइडिया ये आता होगा कि मुझे बड़ा होके देश का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनना है, सबसे बड़ा इंस्टाग्राम मेरी इन्फ्लुएंसर बेटी बनना है। 6 साल की है, हम्म। व्हाट डू यू वांट टू बी, आई वांट टू बी एन यूट्यूबर पापा। सो जब हम लोग छोटे थे तो हर कोई अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान बनना चाहता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं हर्षा भोगले बनना चाहता था। मैं स्कूल में 0 पीरियड में बैठ के कल रात हुए मैच की डिस्कशन भी करता था। रात को मैच देखा है, चलो आज इसका विश्लेषण करते हैं अपनी टूटी-फूटी भाषा में। तो सॉरी टू इंटरप्ट, पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा। मेरी बेटी 6 साल की है, गांव में गए थे पिताजी की डेथ के बाद, तो एक लड़की उससे मिलने आई, इतनी बड़ी उसी की एज की, उसको बोलती है मेरा एक ब्रांड है खेल, उसका मेरी बेटी का खेल है, मेरा एक ब्रांड है, तुम उसकी मॉडल हो, और ये एक ऐसे कुछ डब्बा रख दिया, ये कैमरा है, तुम वहाँ से आओगी, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें वॉक कैसे करना है, मेरे ब्रांड का नाम है क्लाइंबिंग ट्री। अच्छा, अब उसने वो नाम दे दिया, तो शायद मेरी पत्नी उस ब्रांड पे कुछ काम करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग नाम दिया उसने, मेरे ब्रांड का नाम है क्लाइंबिंग ट्री। तो ये जो पागलपन है, ये बचपन में आ जाता है लोगों के, जो आप कह रहे हो ना, बचपन बैठ के मैं डिस्कस करता था, लोगों के बचपन में पागलपन आ जाता है आ उनको। जाता है, और हाँ हाँ, बहुतों में आता है। अभी ना मुझे याद है हमारा सोशल स्टडीज़ का पीरियड चल रहा था, हिस्ट्री का टू बी वेरी प्रिसाइज। तो हमारी टीचर ने पूछा था ऐसे बच्चों से क्या क्या बनना चाहते हो बताओ। हर कोई डॉक्टर जी, बिजनेसमैन जी, वकील जी, इंजीनियर, सब झूठ बोल रहे हैं। हर किसी को फिल्म एक्टर बनना है। करना तो हर कोई बहुत कुछ चाहता है, आइडिया तो सबके दिमाग में बहुत आते हैं। अब खुशकिस्मती है कि आप वो काम कर लेते हैं जो आप करना चाहते हैं। अब चूंकि मेरे फादर थे फार्मासिस्ट, तो मैं पला बड़ा हूँ डिस्पेंसरीज में, हॉस्पिटल्स में, घर में पेशेंट्स आ रहे हैं, फादर ट्रीट कर रहे हैं, गीता मंदिर में। और गीता भवन मंदिर में। जी जी जी। सो अब फादर से हेरिडिटी में बोलने का गुण मिला, अब वो भी पैरेलल चल रहा है स्कूल के फंक्शंस में। मतलब मैं लिटरली लिफाफा भर के ट्रॉफीज घर में लेके आया करता था। तो अब उस टाइम मीडिया नहीं था, फ़ोन तो बिल्कुल नहीं थे, इंटरनेट तो था ही नहीं। अब उस टैलेंट का करना क्या है हमें कुछ नहीं पता। वो बाई चांस, मतलब चलो डॉक्टर तो बनना था, एमबीबीएस में नहीं तो बीडीएस और बीएएमएस में विकल्प मिला, फिजियोथेरेपी होम्योपैथी में तो मैंने बीएएमएस चूज़ कर लिया, या बीएमएस ने मुझे चूज़ किया। डॉक्टर तो बनना ही था, वो तो विकल्प ही नहीं है कि सुबह उठोगे ब्रश तो करना ही है, डॉक्टर तो बनना ही है। वो साथ वाले दूसरे टैलेंट का क्या करना है ना मुझे पता था, और फ्रैंकली इंसान के हाथ में है भी नहीं। वो बाय चांस मैं फाइनल प्रॉफ में था, तो थैंक्स टू ESPN, थैंक्स टू जॉय भट्टाचार्य, उन्होंने एक टीवी शो बनाया जिसका नाम था हर्षा की खोज। उसमें बहुत अधूरे मन से लोगों ने, मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया, मेरे कज़न ने ज़बरदस्ती मेरा ऑडिशन दिलवा दिया, फ़ोन डायल करके, बोले पैसे लग गए, ऑडिशन तो दे दे। वो फिर राउंड क्लियर हो गए, 1 2 3 4 5 6, और मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा, इंडिया के टॉप 6 तक आया। फिर जॉय भट्टाचार्य साहब का बड़प्पन है, उन्होंने जॉब ऑफर कर दी उस इंसान को जिसने अपने कॉलेज के यूथ फेस्टिवल के बाहर कभी कमेंट्री भी नहीं की, और की भी है तो 5-7 छोटे मोटे मैचेस की, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो आइडियाज़ तो बस सबके मन में होते हैं। तो किस्मत थी कि आइडियाज़ चल गए। अब आते हैं कंट्रोवर्शियल सवाल पे। व्हाई डू एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड द कल्ट ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर्स, व्हाई डू दे हेट आयुर्वेदा सो मच? इसमें 2 चीज़ें हैं। मेरा सीमित ज्ञान है क्योंकि मैंने सिर्फ आयुर्वेद पढ़ा है, और हमारे सिलेबस में थोड़ी सी एलोपैथी होती फील है। तो हुआ होगा आपको, जब पढ़ रहे होगे तब भी आपको फील हुआ होगा। नहीं, मैं बताता हूँ। अब मैं एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस में नहीं गया, मतलब मेरे कॉलेज की डिग्री से पहले मुझे जॉब मिल गई थी ESPN में,
तो प्रैक्टिस का अनुभव तो है नहीं। ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ये चलता है, ये हम सुनते पढ़ते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे ऐसे भी एलोपैथी डॉक्टर मैं पर्सनली जानता हूं जो आयुर्वेद के सुपर फैन हैं, जो मतलब हाईली एक्सपीरियंस्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स जो स्वर्ण भस्म युक्त दवाइयां दे रहे हैं लोगों को, जो कहते हैं कि मेरी दवाई बाद में खाओ, ये पहले खाओ, पहले अनुलोम विलोम करो, उसके बाद दवाइयां खाओ। दोनों तरह के हैं, पसंद करने वाले भी और बहुत नापसंद करने वाले भी। उसका एक जिम्मा तो आयुर्वेद वालों को खुद लेना पड़ेगा। कितने बीएमएस डॉक्टर बैठे हैं जो प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं करते, बहुत कम करते हैं। मेरे अपने बैच में मुझे सिर्फ 2 याद आ रहे हैं, डॉक्टर हिमांशु, उनकी पत्नी डॉक्टर नेत्री, और डॉक्टर विकास शर्मा, जो मुझे कंफर्म है, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि आयुर्वेदा जाए लोगों। जिनके अंदर विश्वास है। प्रैक्टिस कर, कुछ भी काम आप बिजनेस कर रहे हैं, मैं कमेंट्री कर रहा हूं, हमें क्योंकि उस चीज पे विश्वास है कि मैं वो कर सकता हूं, या वो चीज हमारे अंदर रची बसी हुई है, तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने से पहले उस पर विश्वास तो होना चाहिए कि अगर स्किन इन्फेक्शन का, पिंपल्स का पेशेंट आया है, मैं उसको डॉक्सीसाइक्लिन दूं या आरोग्यवर्धनी वटी दूंगा और गंधक रसायन दूंगा, वो असर करेगी? चलो साथ में एंटीबायोटिक भी डाल देते हैं, वो तो असर कर ही जाएगी। तो जब ये कच्चा विश्वास होगा तो फिर एलोपैथी वाले भी कहेंगे कि भाई क्या कर रहे हो। तो ये जिम्मेदारी थोड़ी तो हम लोगों को, मैं उस बिरादरी का मेंबर हूं, हमें लेनी पड़ेगी। जो कॉन्फिडेंस हमें कॉलेज में मिलता है वही कॉन्फिडेंस हम आगे मरीज को देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने का जो तरीका शास्त्रों में लिखा है, क्या एग्जैक्ट उसी अनुसार दवाई बन रही है? मतलब रैंडम, फॉर एग्जांपल, अगर लिखा गया है कि स्वर्ण को भस्म बनाने से पहले इस तरह से शुद्ध करना है और इतने 100 इतने हजार बार उसको फलाने फलाने रस में मर्दन करके इतने हजार बार उसको अग्नि देनी है, क्या वैसा हो रहा है? मैं मानता हूं कि अगर आप शास्त्रोक्त विधि से आयुर्वेदिक दवाइयां बनाओगे तो वो दवाइयां असर करेंगी, पहली गोली, पहली डोज असर करेगी। जो लोग, मैं एक कॉलेज टाइम पे एक वैद्य जी के साथ के पास बैठता था कॉलेज के बाहर, थोड़ा बहुत आयुर्वेद सीखने के लिए। उन्होंने अपने तजुर्बे मुझे बताए हैं। जो मेरे दोस्त आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं वो बताते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं सामने, मेडिकल रिपोर्ट्स में आते हैं रिजल्ट। तो दोनों चीज़ें हैं, दवाइयों का बनाया जाना सही तरीके से, और फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर को ये विश्वास होना कि भाई जो मैं दे रहा हूं वो असर करेगा, उसके साथ मुझे एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ना, कुछ हर इंसान कोई ना कोई सोच लेके पैदा होता है। कई ऐसे एलोपैथी डॉक्टर हैं जिनको लगता है कि यार ये तो मेडिसिन, ये तो साइंस ही नहीं है, वो आयुर्वेद को साइंस ही नहीं मानते। और आयुर्वेद सिर्फ साइंस नहीं, आयुर्वेद लाइफ जीने का तरीका है। मैं नहीं मान सकता कि किसी भी मॉडर्न साइंस की, एलोपैथी की साइंस की किताब में ये लिखा हो कि इस ऋतु में ये खाना खाना है, इस ऋतु में ये कपड़े पहनने हैं, खाने में ये मसाले डालो, भोजन इस प्रकार से करो। आप जो भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, बाजार जाइए या इंटरनेट से ले लीजिए। वाघ भट्ट एक बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ये 2 ग्रंथ लिखे। चरक का नाम लोग जानते हैं, महर्षि चरक। चरक संहिता का पूर्वार्ध ले लो, फर्स्ट हाफ ले लो। अष्टांग संग्रह का पहला हाफ ले लीजिए, उसमें मेडिसिन के बारे में, बीमारियों के बारे में कुछ नहीं लिखा, ज्यादातर लाइफस्टाइल के बारे में लिखा है। और पढ़ के आप मंत्रमुग्ध ना हो जाए, अगर हुए तो मैं जिम्मेदार हूं। खाना कैसे खाना है, छोटी छोटी एक एक चीज, कि खाना होना कैसे चाहिए, गर्म होना चाहिए, फ्रेश पका होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए कि सूखा ना हो। ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जो मेडिसिन की परिभाषा में नहीं आती, जो लाइफस्टाइल की परिभाषा में आती हैं। एंड दैट विल फिक्स यू। सो आयुर्वेद में एक चीज जो मुझे अभी तक याद है, जब हम फाइनल प्रॉफ में जाते हैं, जब चरक संहिता का हम उत्तरार्ध पढ़ते हैं, यानी चिकित्सा वाला पोर्शन पढ़ते हैं, उसमें चिकित्सा कैसे लिखी होती है, आहार, विहार, औषध। इस सीक्वेंस में आप मरीज की चिकित्सा कीजिए। पहले उसका आहार फिक्स कीजिए, फिर विहार यानी लाइफस्टाइल चेंज करिए, फिर जरूरत पड़े तो औषधि पे आइए। तो इसीलिए मतलब कुछ बड़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं कि अगर आपका खाना ठीक हो जाए, आपकी आदतें ठीक हो जाएं, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी चीजें आयुर्वेद में पहले पढ़ाई जाती हैं आपको, कि खाना ऐसा हो, आपका बिहेवियर ऐसा हो। इवन बिहेवियर, बात कैसे करनी है अपने से बड़ों से। अब उस समय राजा होते तो लिखा गया कि राजा की उपस्थिति में ऐसा व्यवहार होना चाहिए। मतलब आज के टाइम पे सीएम से पीएम से मिल रहे हो तो कैसा व्यवहार तक लिखा गया है, कपड़े तक लिखे गए हैं, पानी कहाँ से पीना है, कहाँ से नहीं पीना है। ऐसी डिटेल लिखी गई है जो एलोपैथी साइंस सोच भी नहीं सकती। पर मेरे मन में एलोपैथी के लिए भी उतना सम्मान है, क्योंकि उन्होंने एक नई साइंस गढ़ दी है। अब शल्य चिकित्सा उस टाइम थी तो थी, आज आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा उतनी विकसित नहीं है, एलोपैथी ने हमारे सामने लाके रख दी है। सो दोनों का सम्मान होना चाहिए। बट मुझे उस बात पे कितना अग्री करते हैं कि जो महर्षि सुश्रुत ने जो अपना वो प्लास्टिक सर्जरी का जो कॉन्सेप्ट लिखा था, सर्जरी का, तो अभी भी है कि टीपू सुल्तान वाले युद्ध में शायद किसी की नाक कट गई थी, टीपू सुल्तान के साइड में किसी की, तो वो उसकी नाक फिक्स कर दी गई, उसकी नाक बना दी गई। तो जब वो दोबारा गोरों के सामने पहुंचा तो उसने बोला इसकी तो नाक कटी थी, ये दोबारा से कैसे बन गई इसकी नाक।
तो पता चला कि सुश्रुत संहिता के द्वारा एक आयुर्वेदाचार्य है, उसने इसकी नाक को फिक्स किया है। एंड देन दे डिसाइडेड कि व्हाट द हेल इज द सुश्रुत संहिता। ठीक है, दे टुक दैट बुक टू, वो बुक उठाई और ले गए वहां पे। फिर उसको उन्होंने ऑक्सफोर्ड वालों को पकड़ाया, बोला ये पता करो क्या लिख रहे हैं ये लोग, क्योंकि ऑक्सफोर्ड बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है उनकी। तब पता चला अच्छा ये सर्जरी के तरीके हैं, ये इसमें फिर ये भी हो सकता है। इट्स लाइक कि एक अच्छा साधक जो है, जो साधना करना चाहता है, उसे अच्छी किताब दे दो तो वो चीता बन जाता है। बिल्कुल ये वही वाली स्थिति थी। मुझे ऑथर का नाम याद रखना चाहिए था। मैं एक बार फाइनल प्रॉफ में डॉक्टर टिल्लों के पास बैठ के, डॉक्टर टिल्लों पंजाब के खन्ना में ईएनटी सर्जन थे, अभी भी हैं आई एम श्योर, उनके साथ बैठ के थोड़ा ईएनटी सीख रहा था। तो जब मरीज नहीं थे तो उन्होंने आयुर्वेद की बात शुरू कर दी। बोले यार आपके कोई आचार्य सुश्रुत हैं। तो मैंने कहा टिल्लों साहब आपने कैसे नाम सुन लिया डॉक्टर साहब? बोले उन्होंने किताब निकाली एक विदेशी ऑथर की, वो ईएनटी पे किताब है, ईयर नोज थ्रोट पे, उसकी सर्जरी की बुक है। उसके प्री फेस में वो विदेशी सर्जन आचार्य सुश्रुत को क्रेडिट दे रहे हैं। और ये टिल्लो जी कैसे नहीं पता, मैं तो सरप्राइज। नहीं, टिल्लों साहब को पता था। हाँ हाँ, आई वाज सरप्राइज कि टिल्लों साहब ने, डॉक्टर टिल्लों ने कैसे सुश्रुत का नाम सुन लिया। क्योंकि मतलब आई वाज सरप्राइज कि सुश्रुत जी का नाम आपने कहाँ सुना? चरक वो बोले कि संहिता- आपकी किताब, बोले हमारी किताब में सुश्रुत को जी, जी। ये क्रेडिट दिया गया है। अरे क्या बता रहा हूँ, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और महर्षि पतंजलि का योग, मतलब आपके पास अगर आप हिंदुस्तानी, सभी हिंदुस्तानियों के लिए अगर आप उनकी तीनों को पकड़ लो, आप पहले आप योग पे जाइए, फिर आप चरक पे जाइए, फिर आप सुश्रुत पे जाइए अगर आवश्यकता पड़ी तो। सुश्रुत जी ने उसको जो वो प्रॉब्लम होती पाइल्स की, उसका क्षार सूत्र उन्होंने बनाया था, और वो क्षार सूत्र आज भी उतना ही बिल्कुल सही, बेस्ट इलाज है उसका, उससे अच्छा कोई इलाज नहीं क्षार सूत्र से अच्छा। अब वो बताइए, वो बंदा 2500 साल पहले लिख रहा है क्षार सूत्र की, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मेरा ये कहना है, महर्षि चाणक्य की किताब अमेरिकन डिफेंस में आज पढ़ाई जा रही है, अर्थशास्त्र उनका, हम नहीं पढ़ते। आपको कभी ऐसे दुख होता है कि यार ये मतलब हम अपनी बुक्स को क्यों नहीं पढ़ते, हम इतने इडियट क्यों हैं? मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड में देखता हूँ कि एटलीस्ट चलो अब हमें ज्ञान तो हुआ, अवेयरनेस तो आई। इसका क्रेडिट थोड़ा सा बाबा रामदेव को मिलना चाहिए कि देश में जब बीएएमएस डॉक्टर्स को, योग आयुर्वेद को माना जाता था कि ये तो मतलब ठीक है, कुछ और ना तो ये ट्राई कर लो, वहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी कहते हैं कि नहीं यार वो करो, लंबे लंबे सांस लो और कपाल भाती करो। तो बाबा रामदेव जी ने उसको एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। उसके बाद से लोगों का रुझान इसमें आया, फिर मॉडर्न साइंस वाले, एलोपैथी वाले भी पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, रेकमेंड करने लगे। मैं क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस्ड हार्ट सर्जन्स की बातें बता रहा हूँ जो कह रहे हैं कि मैं अपने मरीजों को बोलता हूँ कि कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो और इसी सीक्वेंस में करो। हमारे पास तो अथाह भंडार है ज्ञान का, और ये दुख की बात थी कि हमने उसको नहीं उसकी कद्र की। पर अब चूंकि कद्र हो रही है, थोड़ी थोड़ी सही, वो ज़्यादा हो रही है। अब आप और मैं बैठ के महर्षि पतंजलि की और आचार्य चरक की और सुश्रुत की बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं उन्होंने शायद हमसे ज़्यादा पढ़ा हो। अब मैं तो 20-25 साल पहले छोड़ आया कॉलेज में, और कुछ नहीं तो चरक का सूत्र स्थान पढ़ लीजिए, उसमें 6 स्थान होते हैं चरक और अष्टांग में। सूत्र स्थान में सिर्फ आपका लाइफस्टाइल ही दिया गया है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, हमारे पास इतना ज्ञान है और इतना अच्छा प्रैक्टिकल ज्ञान। कॉलेज टाइम में मैंने एक बुक पढ़ी हमारी लाइब्रेरी में, किसी अगेन विदेशी ऑथर ने लिखी थी फैट्स के बारे में, कि हार्ट के लिए, हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार का फैट अच्छा है। पूरी रिसर्च की, जितने तेल, जितने घी आजकल हैं, सब के बारे में पूरा डिटेल में लिखा, और अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि सरसों का तेल और देसी घी, प्रेफरेबली काउज देसी घी अगर मिले, इनका कॉम्बिनेशन इंसान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। चरक संहिता उठा लो, हजारों साल पहले लिखी गई थी, महर्षि चरक लिख गए हजारों साल पहले कि सरसों का तेल और गाय के दूध से बना देसी घी सर्वश्रेष्ठ है। तो जो चीज़ वो एक्सपेरिमेंट कर करके अब रख रहे हैं हमारे सामने, वो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। उसके बाद हम प्रॉब्लम हमारी है कि उनकी बातें सुन के फिर हम बोलते हैं कि अच्छा चरक जी ने भी तो कहा। अरे भाई पहले बोलो ना कि उन्होंने मैं कह कहा। रहा हूं चलो आप पहले उनकी सुन लो, हाँ, अच्छी हाँ, बात मानो हाँ, तो हाँ, सही। हाँ। अच्छा इसमें क्या होता है कि जैसे अभी मैं, जितने भी उम्र हो गई मेरी, पहले मतलब एक ट्रांजिशन है मेरा, पहले प्रचार देख के चीज़ें लानी है, पता शायद हम सबने करा हो। पहले ऐड देखा टीवी पे, फिर चीज़ लानी है। फिर दूसरा एक फेज़ आया कि महंगी चीज़ लेनी है, कि अच्छा तेल लेना है तो अब मुझे केवल बादाम का तेल लूँगा, ऑलिव ऑयल लूँगा। तीसरा फेज़ आया जो ये कहता है कि भैया पूर्वज क्या करते थे ढूंढो, जो मेरे पिताजी के पिताजी मेरे करते थे, हम वही करेंगे, वो शाश्वत वही है। हमारे लिए चलेगा और किसी के लिए नहीं चलेगा, हमारे लिए वही सही है, क्योंकि हम उसी देश में रह रहे हैं, वही अन्न पानी है हमारा, तो हमें वही चाहिए जो पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे। अब वही होता है मेरे गाँव में, जो हमारे फार्म हाउस है वहाँ पे सरसों के खेत लगते हैं, वहाँ पे गाय रहती है, तो उसको मतलब वो प्रॉपर लाइफस्टाइल को बदला गया है कि ये यहाँ से यहाँ आएगा ये। बहुत सारी बातों में ये चीज़ परफेक्ट है। मैं कई न्यूट्रिशनिस्ट्स को, डाइटिशियंस को जानता हूँ जिनके सेमिनार्स में ये कहा जाता है कि सुबह पराठा खाओ,
लोग कहते हैं पराठा खाओ, इसको तो आजकल के वैज्ञानिक अनहेल्दी बोल रहे हैं। और बड़ी सिंपल सी लॉजिक की बात है कि भाई गेहूं के आटे के बीच में गोभी और मूली और आलू तो है, तो आप रोटी सब्जी तो खा रहे हो, बस उस पराठे पे घी तेल मक्खन कितना लगाना है ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो बॉटम लाइन तो वही है। एक्चुअल ये वर्ड क्वालिफाइड डॉक्टर्स बोलते हैं कि खाना और जो आपका विहार है, आहार और विहार है, वो आपकी दादी नानी वाला होना चाहिए। दादी नानी क्या करती थी? दादी मेरी, मतलब मैंने आई थिंक लेट 80s तक उनकी आयु रही है, वो अभी भी रोटी के ऊपर सब्जी रखती थी, उसके ऊपर 2 चम्मच देसी घी डाला और मजे से खा रही हैं। उनको मालूम है, गोल गोल बना के। हाँ जो चलो आप जैसा भी खाए, नहीं वो तो रोटी सब्जी खाती थी, रोटी के ऊपर सब्जी रख के ऊपर घी डाल के। अब उन्होंने किसी किताब में थोड़ी पढ़ा है, उन्होंने सुना है कि घी को अगर ऊपर से डाल के खाया जाए तो वो शरीर के लिए फायदेमंद है, उसको अगर पराठे पे लगा के तल देंगे तो वो जहर बन जाएगा। वो कहीं पढ़ा नहीं है, वो उनको मालूम है, जो वो पीढ़ियों से सुनती चली आ रही हैं। तो खाने के मामले में और हमारे व्यवहार के मामले में बुजुर्गों की बातें हमेशा सबसे शाश्वत हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। मैं रिसेंटली एक डॉक्टर साहब के पास गया था, तो उन्होंने, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा मैं आपको, जो आयुर्वेद की दवा है, उन्होंने उनके पास पर्चियाँ पड़ी होती हैं। एक उनका अपना पर्चा है जो हॉस्पिटल का है और उनका नाम पे है उस पर, एक उनके पास सिंपल पर्ची पड़ी होती है। तो क्या उन्होंने क्या किया, चूंकि मेरी अच्छी बनती है उनसे, तो उन्होंने बोला कि देख बेटा ये तो तू खा ही रहा है, बहुत एज बन लो ज़्यादा उनकी, तो कह रहे एक काम कर, ये तू ले, ये ट्राई कर। मैंने तो फिर कह रहे ये आयुर्वेदिक है और ये इतने पत्ते लेने हैं, इतना उबालना है, ऐसे करके पीना है, ये ट्राई कर। क्योंकि मेरे साथ जब हुआ था, जो तुझे प्रॉब्लम है, जब वो मेरे साथ हुई थी तो मैंने ये किया था और मेरी दवाएं छूट गई थी, ये काम आया था मुझे, इसलिए तू भी यही ट्राई कर। आप समझ रहे हो ना? बट व्हेन ही वाज गिविंग इट टू मी, ही वाज अंडर लिटिल बिट ऑफ गिल्ट कॉन्शियस। मेरी पैथी काम नहीं कर रही। हाँ, he was a little bit guilt conscious, so he was smiling, laughing when he was giving it to me. और मैंने वो बनवा लिया जो उन्होंने बोला है, मैं वो पी रहा हूँ। पर मैं यही कह रहा हूँ कि उसका फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल होगा। ओके ग्रेट। हाँ, मैंने तो अभी शुरू ही करा है। हाँ, मैं एक बट बड़ी इंटरेस्टिंग कई चीज बार आपको श्रद्धा बताऊंगा। जो होती है बहुत काम करती है। हाँ, अगर हाँ, आपकी श्रद्धा है हाँ, तो काम कर जाएगी, कर जाएगी। क्योंकि प्लेसिबो हो गया फिर आपका वो। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कुछ लोग आयुर्वेद को प्लेसिबो मानते हैं। 2 चीजें हैं, एक तो भ्रांति में आपके सारे व्यूअर्स की तोड़ रहा हूँ। हर आयुर्वेदिक दवाई हर इंसान पे काम करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद इतना विशाल है। मॉडर्न साइंस है सिंपल। अच्छा, खांसी आ रही है, पीले रंग की बलगम आ रही है, तो फेफड़ों में इन्फेक्शन है, ये पकड़ो एंटीबायोटिक, 5 दिन खाओ, 7 दिन खाओ, ठीक हो जाओगे। आयुर्वेद इतनी सिंपल नहीं है। उसमें पहले अगर आप पूरी शास्त्रों की विधि के अनुसार चले, पहले तो व्यक्ति की प्रकृति निकालिए। वातज है, पित्तज है, कफज है, वात पित्तज है, पित्त कफज है, कफ वातज है। इसमें गुरु प्रधान है कि लघु गुण प्रधान है। इतना वास्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम है आयुर्वेद का, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर इंसान की या मरीज की प्रवृत्ति के अनुसार, प्रवृत्ति कैसी है? सॉरी प्रवृत्ति नहीं, प्रकृति, हाँ, उसकी प्रकृति के अनुसार कौन सी दवा उसको देनी है वो डिसाइड होगा। तो हो सकता है कि वो जो पत्ते डॉक्टर साहब ने पिए थे उनको असर कर गए हों, आपको करें और तीसरे इंसान को ना करें। क्योंकि एक ही बीमारी की बहुत सारी दवाइयां हैं और एक दवाई बहुत सी बीमारियों में भी काम करती है। हर दवाई, हर आयुर्वेदिक दवाई हर इंसान पे काम करे कोई ज़रूरी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस वहम में बहुत से लोग जी रहे थे, हम भी जीते थे अपने कॉलेज में, कि आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, है साइड इफेक्ट? बिल्कुल है भाई, ये ऐसा नहीं है। वो कुछ चीज़ें ना बस फैला दी जाती हैं, बोल दी जाती हैं, हम उनको सच मानने लगते हैं। ये उन्हीं में से एक है कि आयुर्वेदिक दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। त्रिफला पाउडर है, अमृत समान माना गया है, लेकिन कितना चाहिए आपको? 1 चम्मच या 5 चम्मच? 5 चम्मच खाइएगा तो फिर अगले दिन सारा दिन आपको टॉयलेट में बिताना पड़ेगा। इवन जो उसका मुझे आयुर्वेदिक नाम नहीं याद आ रहा, जमाल गोटा है, तो वो भी एक हर्ब है। अफीम भी तो एक हर्ब है और किताब में पढ़ाई जाती है, ओपीएम उपविष के तौर पे। उसका इस्तेमाल अगर आप पार्ट्स पर मिलियंस में करेंगे, इतना सा इस्तेमाल करेंगे, तो वो बहुत सी बीमारियों की अचूक दवा है। मॉर्फिन में क्या है? सारे का सारा वो अफीम के एक्सट्रैक्ट हैं। तो लेकिन किस मात्रा में आप करेंगे? अब उसकी अगर गोलियां आप एडिक्शन के तौर पे खाएंगे, अफीम को एडिक्शन के तौर पे खाएंगे तो एडिक्शन है। अगर वो पार्ट्स पर मिलियन में यूज़ करेंगे तो अमृत के समान है। ज़्यादा खाएंगे तो वो कॉज ऑफ डेथ भी बन जाएगी। इवन पैरासीटामोल की अगर आपने मुट्ठी भर के गोलियां खा ली तो पर मैंने ट्राई करके देखा है, दर्द की दवा, पिताजी को मेरे कैंसर था तो उनको एक्सट्रीम दर्द की दवाइयाँ मिलती थी, तो मैंने सुना है कि दर्द की दवाइयों का बहुत अलग वो होता है। तो मैंने एक बार उठा के पिताजी एक दवाई खा ली, देखते हैं क्या, मुझे कुछ नहीं हुआ, ना मुझे कोई फीलिंग है। कई लोग बोलते हैं कि इस तरह से अगर आप खाएंगे इसकी दवा तो आपको कुछ और दिखाई देगा। मैंने बोला यार ये कोई साइकेडेलिक नहीं है, ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ नहीं है। सॉल्ट क्या था उसमें? मुझे याद नहीं है, पर उनको बहुत एक्सट्रीम पेन के लिए, कैंसर में जो पेन के लिए दवाइयाँ दी एक्सट्रीम पेन के लिए होती हैं, तो आई वाज लाइक कि आई थिंक मॉर्फिन ही था, छोटा सा, ओके, बहुत छोटा सा, कोई ना कोई ओपियोइड हो सकता है जो बेसिकली इट डिडंट मैटर टू माय बॉडी। आई वाज लाइक व्हाट द फ्रैक आई डिड नॉट, लाइक नॉनसेंस। मुझे बचपन से मैंने ना दारू पी है, ना सिगरेट पी है, कुछ नहीं किया, मुझे ना फर्क पड़ता है, ना मेरा मन करता है। अच्छा, इसमें पीछे हो सकता है ये कारण हो
मेरे पिताजी जीते थे हर चीज़ में, दारू, गांजा, सिगरेट क्या नहीं है, मतलब आप ले आइए, ही विल ट्राई। हाँ, तो उनको देख के हुआ कि यार ये सब करना है, ये नहीं करना, जो ये कर रहे हैं ये नहीं करना। तो वो कभी नहीं ट्राई, मेरे भाई ने भी कभी नहीं करा, हम दोनों भाइयों ने उनको देख के हुआ कि यार ये नहीं करना, ठीक है। पिताजी ने शायद वो 45 साल के तब उन्होंने शराब छोड़ दी थी, तो कभी पिया नहीं उन्होंने। इधर बीच पीते थे क्योंकि मैं ला के देता था, यार ये यूरोप से लाया हूँ, ये यूएस से ट्राई करिए। तो उनको पसंद भी नहीं आता था यूरोपियन यूएस वाले, कहते हैं इनमें दम ही नहीं है, इसमें अल्कोहल ही नहीं होता, पता नहीं क्या है ये नॉनसेंस। मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं भी अच्छा, टीटोटलर हूँ। हाँ, यू डोंट ड्रिंक, No, यू no, डोंट no, स्मोक, no, हाँ, no. फिर देन वी अंडरस्टैंड ईच अदर कि मतलब क्या कह रहा हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंस ये है बाय चांस कि ये सारी चीज़ें पिता से मिली हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, आपके उल्टा हो गया। नहीं वो भी नहीं, ही इज ऑल्सो वेजिटेरियन, टीटोटलर, नॉन स्मोकर, तो वो चीज़ मुझे उन्हीं से मिली है, आप हाँ, हाँ, कह लीजिए। बट यू लुक लाइक बाय फेस, यू लुक लाइक जो स्टूडियस बॉयज नहीं होते क्लास में कि मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, जब तक आप कमेंट्री नहीं करो हाँ। तब तक पीपल विल थिंक यू आर अ डॉक्टर। द मोमेंट यू पिक अप द माइक देन यू आर नहीं यार, ही इज अ कमेंटेटर यार, ही इज डिफरेंट। सर लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। दे आर इन योर केस, डेफिनेटली दे बिकॉज़ आई आर। वाज नेवर अ स्टूडियस पर्सन। लोगों को ये गलतफहमी थी कि बहुत पढ़ता है। कैसे हैं प्रभु क्या है? कैसे हैं प्रभु ना, मतलब अब अगर आध्यात्मिक एंगल से देखो तो हो तो सब कुछ प्रभु की इच्छा से रहा है ना। सब कुछ, जैसे मेरे एक गुरु भाई ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही थी कि सब कुछ हो चुका है। उन्होंने मुझे मेरे प्रोफेशन के अनुसार कहा था कि रिप्ले आ रहा है ना, आप रिप्ले को देख रहे हो, तो हम ये जीवन जो है रिप्ले में जी रहे हैं, सब लिखा जा चुका है, सब हो चुका है, हम सिर्फ जी रहे हैं। सो उस एंगल से देखो, या इवन मैं ईमानदारी से भी बताऊं तो प्रभु शब्द कैसे आया, कैसे हैं प्रभु कैसे आया, ये एक्चुअल में अपने आप आया। मेरी कमेंट्री की चीज़ों में मैक्सिमम चीज़ें, 99% चीज़ें मैं ईमानदारी से बता सकता हूँ कि अनप्लैंड होती हैं। बहुत कम जुमले, बहुत कम सुपरलेटिव्स कि इस प्लेयर को ये बोलूँगा, इवन हरमन को सरपंच कहना, ये अपने आप आई चीज़ें। और सरपंच मैंने उसी सबसे- टाइम बोलते बोलते आ गई। नहीं, सरपंच मेरे सबकॉन्शियस मेमोरी में था क्योंकि मैं आईपीएल की पंजाबी कमेंट्री में शिखर धवन को कहता था, पंजाब दा सरपंच, तो वो दिमाग में बैठा हुआ था। वो ओलंपिक्स में स्वतः आया, मैंने सोचा नहीं था कि मैं शिखर धवन की तरह हरमन को सरपंच का नाम दूंगा, बस वो आ गया और ऐसा आया कि आता ही चला गया। और फिर वो मोदी जी भी उनको सरपंच कह रहे हैं, फिर वो बड़े बड़े एक्टर, सारा मीडिया सरपंच उनको, तो ये आई थिंक ये चीज़ें प्लान्ड हैं, वही ईश्वर की प्लानिंग वाली चीज़ें हैं। तो उसी तरह से प्रभु 3-4 साल पहले किसी कबड्डी के सीजन में आया था और मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स ने कहा था कि सर आज अगर आपने प्रभु बोला तो मैं 20 रुपए का फाइन लगाऊंगी। तो देन आई रियलाइज कि हाँ यार, सोशल मीडिया पे भी लोग नीचे कमेंट्स में लिख रहे हैं कि अरे प्रभु मजा आ गया, ये तो प्रभु कुछ हो रहा है प्रभु शब्द का। और मेरी आदत है जहां तक हो सके कमेंट्री सुनो, हाइलाइट्स देखो, पता चल जाए कि कहाँ अच्छा नहीं किया है या कहाँ बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक प्रो कबड्डी सीजन 8 की बात है ये, तब मुझे भी रियलाइज हुआ कि हाँ यार ये प्रभु शब्द आ रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ से आया। और फिर एक और चीज़, मतलब मैं अपने सोशल मीडिया वीडियोस में, अब एक नेचुरल सी बात है, हम जब किसी से बात करते हैं, किसी से रियल लाइफ में या इवन कैमरा के सामने मुखातिब होंगे तो हेलो एंड वेलकम करेंगे, कैसे हैं आप सब। तो मेरे मुंह से वो कैसे हैं प्रभु कब निकला मुझे नहीं पता। अब मुझे ये मालूम है कि वो होता है, वो कब शुरू हुआ कैसे हैं प्रभु, पहला वीडियो कौन सा था मुझे नहीं याद है। बट जस्ट टू लेट यू नो, एक जो हम अगर आप 1000 साल पहले चले जाएंगे, बिफोर द अरब इन्वेजन, प्रभु जो शब्द है वो बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में था, टू कॉल ईच अदर प्रभु, ठीक है। क्योंकि देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कि स्पेशली साउथ में, हाँ, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज फॉर्म ऑफ गॉड, तो ही इज ऑल्सो प्रभु, आई एम ऑल्सो प्रभु। जैसे कि जब ये होता है जो कांवड़ यात्रा होती है, तो कांवड़ यात्री जो होते हैं दे डोंट कॉल ईच अदर बाय नेम, दे कॉल ईच अदर बाय भोले और Okay. भोले और हाँ, भोले, okay. नन ऑफ देम आर देयर बाय देयर नेम्स, Nice. ऑल ऑफ देम आर भोलेस, ओके। बिकॉज भोले के लिए जा रहे हैं तो हम्म। सब एक दूसरे को भोले बोलते हैं वहाँ पे। जैसे नाम गुरुद्वारे में नहीं ले लंगर सकते। करो तो जी, वाहेगुरु जी जी, कह के, हाँ, हाँ, तो नाइस वो नाइस। सवाल ही नहीं पैदा होता, कुछ और बोलते हैं। अगर आप वहाँ बोलोगे तो बुरा मान जाते हैं कि नाम क्यों ले रहे हैं, भोले हैं। तो ये वही वाली बात है, प्रभु वाज इन चलन, चल अच्छा, 1000 साल पहले चलन में था ये प्रभु मेरे लिए बोलना। नॉलेज, बड़ी अच्छी नॉलेज वाली बात है। जी जी जी। आई फील लकी, चलिए आपने हिस्ट्री से जोड़ दिया। 19 खेल हैं, 15 साल से आपका करियर 19 अलग अलग खेलों में चल रहा है। 19 से भी शायद 22-23 हो गए होंगे अगर मैं किसी दिन काउंट करूं तो। तो फाइनली आप जो बच्चे देख रहे हैं जिनको कमेंटेटर बनना है, उनको आप क्या सलाह दें? ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आई थिंक, हालांकि बड़ी सब्जेक्टिव सा ये शब्द है ईमानदारी, पर वो ज़रूरी है। और जब आप मीडिया में हैं, जब आप किसी चैनल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि वहाँ
ठीक है सुनील तनेजा है वो बोल रहा है, पर वो जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे है, वो स्टार स्पोर्ट्स के, वो सोनी स्पोर्ट्स के, वो दूरदर्शन स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो वहाँ ईमानदारी बड़ी ज़रूरी है। वो ईमानदारी के बहुत से आगे लेयर्स हैं कि जो काम करने जा रहे हो उसके बारे में कुछ पता है। अधूरे ज्ञान के साथ जाएंगे तो भी कमेंट्री तो हो जाएगी, शायद अच्छी हो जाए, कोई उसमें ख़राब बात नहीं है। पर अगर ईमानदारी से अगर तैयारी की है, ईमानदारी से खेल के बारे में पढ़ा है, खिलाड़ियों के बारे में पढ़ा है, रूल्स के बारे में पढ़ा है, और गलतियाँ होती हैं, आप जितना मर्जी ईमानदार हो जाइए, मेरे से अभी भी होती हैं। प्लेयर का नाम गलत निकल गया, गलत पहचाना गया, रूल, कई बार ब्रेन फेड मोमेंट भी हो जाते हैं। मेरे सामने कोई दिग्गज प्लेयर ओके, इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैंने अपने इंस्टा पे सुनाना था, पहले यहाँ बता देता हूँ। मैं पंजाब से दिल्ली ट्रैवल कर रहा था बाय ट्रेन, कोई 6-7 साल पुरानी बात है। तो जींद स्टेशन आता है हरियाणा में, वहाँ ट्रेन रुकी, जींद, हाँ जींद। तो मैंने कहा चल चाय पीते हैं, अब चाय का शौकीन हूँ, आपको लग गया पता। मैं कहा चलो, और स्टेशन की चाय तो स्टेशन की चाय है। तो मैं जैसे ही नीचे उतरने लगा, सामने 4-5 लड़के खड़े थे, नौजवान से, गुड लुकिंग, तो सारे राम राम जी, राम राम जी। तो मैंने हाँ ठीक है, हरियाणा है, कबड्डी का घर है और कबड्डी चल रही थी, तो मैं कहा राम राम भाइयों, कैसे हो कैसे हो। आई थॉट कि कबड्डी फैंस होंगे। तो मैं नीचे उतरा, चाय लेके आया, फिर वो लड़के खड़े थे, तो उसमें से एक लड़का मेरी ओर देख रहा है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, मैं भी उसको देख रहा हूँ कि यार ये कौन है। वो फिर मेरी ओर यूँ देखने लगा, बोला राम राम भाई साहब। मैं कहा राम राम भाई, मैं ऐसे देख रहा हूँ उसको। बोला सर जी आपने मुझे ना पहचाने। और मैं हो गया कच्चा। बोला सर मैं विकास कंडोला। और मैंने कहा भाई तूने अगर 88 नंबर की जर्सी पहनी होती ना तो मैं पहचान जाता कि ये विकास कंडोला हरियाणा स्टीलर्स का प्लेयर है। और जिस खिलाड़ी का नाम मैंने 1000 बार अपनी जबान से लिया वो साक्षात खड़ा है, लेकिन चूंकि वो जीन्स टी शर्ट में था, पैंट शर्ट में था, हमें आदत है उन्हें जर्सी में देखने की। तो ऐसे भी मोमेंट होते हैं और टीवी पे भी हो जाते हैं। पर यह कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, अब चूंकि वो तो एक अलग सा एक किस्सा हो गया, वो मेरे लिए LOL मोमेंट हो गया इन माई डॉटर्स लैंग्वेज। बट अगर आप टीवी पे काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से अगर तैयारी करेंगे, खेल के बारे में पता होगा, तो फिर अच्छा रहेगा वो। अगर आपको कमेंटेटर बनना है, कुछ भी अगर बनना है, तो अगर डॉक्टर भी बन रहे हैं तो एक ही सिम्टम वाली 1000 बीमारियां हो सकती हैं, तो कैसे आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाएंगे, तो उतना पेशेंट के लिए अच्छा है। उसके बाद अगर आपकी किस्मत है, आप एक खेल को ज़्यादा आपको करने का मौका मिला है, तो कोशिश करें उस खेल की गहराई में जाने की, और ज़्यादा गहराई में जाने की। फिर अगर किस्मत चमक रही है, उस खेल ने आपको अपना बना लिया है, फिर तो आप भाग्यशाली हैं। फिर लोग आपको, खिलाड़ी आपको, कोचेज़, जनता आपको थोड़ा ज़्यादा प्यार देगी अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। पर उसमें आपका एफर्ट आना चाहिए थोड़ा सा, वो मुझे लगता है। और कमेंट्री को लेकर ना एक मैं अगेन सेल्फ क्रिटिक तो हुई हूँ, ये खुद से कई सालों पुरानी नाराज़गी भी थी जो मैं अभी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कमेंट्री सुन के ऐसा ना लगे यार ये मुझे ज्ञान दे रहा है। वो हम सब ने सोशल मीडिया मीम देखा ना, कि पीछे लगा हुआ है एक दीवार पे लिखा हुआ है कृपया ज्ञान ना बैठे, यहाँ सभी यहाँ ज्ञानी सभी ज्ञानी हैं। तो हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट लोग हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे घर में मेरा भतीजा मेरे साथ रहता है, वो क्रिकेट का ज्ञान मुझे देता है क्योंकि उसको मुझसे ज़्यादा मालूम है। जनता डूबी हुई है खेलों में। तो मुझे ऐसा लगता है अपने आप से कि मुझे लोगों को ज्ञान नहीं देना, मुझे लोगों का भाई दोस्त बन के, किसी को ऐसा लगे कि यार मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ, और ये तनेजा मेरा भाई मेरे साथ बैठ के मेरे इमोशंस को जी रहा है, जो मेरे मन में आ रहा है ये उसको एक कह दे रहा है बस टीवी की भाषा में। तो ये चीज़ अगर कोई कमेंटेटर कर पाता है, कोई कर सकता है, अगर किसी को लगता है ये ठीक है, मे बी आई एम नॉट राइट, मैं सिर्फ सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, मैं तो खुद को समझाता हूँ कि भाई तुम ऐसा करो, और ऐसा करो और ऐसा हो जाए वो भी ज़रूरी नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ज्ञान ना दो, लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करो, थोड़ा सा और बताओ, प्यार से दोस्त बन के उनका मनोरंजन करो, उनके जज्बातों को जियो, तो थोड़ा बेहतर रहेगा। मे बी आई एम नॉट राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, ये मेरा अपने लिए पर्सपेक्टिव है एक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कमेंट्री बॉक्स में बाहर के लोग कभी, जैसे आपका फ्रेंड आ सकता है? बहुत रेयर। आपने आना है? सीधे पूछ रहा कबड्डी में खाली कबड्डी में आई लव कबड्डी। Okay. लाइक मेरे पिताजी बहुत बड़े प्लेयर थे कबड्डी के, तो आई लव अच्छा, कबड्डी। हाँ, ओके, यूपी में 70s में खेलते थे वो। तो ही वाज लाइक, जिन्होंने देखा है उनको खेलते हुए तो कहते थे कि 6 फुट के लोग, पिताजी मेरे 5 फुट 4 इंच के थे, कहते 6 फुट के लोग कंधे पे हाथ रख के जंप कर जाते थे। हाँ हाँ। तो पिताजी डिफेंडर थे? नहीं, पिताजी रेडर थे, ओके। तो कहते जैसे रेड कर रहे हैं हाँ। और सामने 6 फुटा आ गया, अच्छा, उसके ऊपर से जंप उसके कर रहे हैं। कंधे पे हाथ रख के घूम के निकल जाते सो थे। ही वाज द ओरिजिनल हाई फ्लायर बिफोर पवन सहरावत। जी जी, अरे वो मतलब उनके वाह। बारे में आप गांव में, जैसे मेरे गांव के आसपास 20 किलोमीटर तक, एक बार हम तो जैसे मैंने बताया गार्ड थे, तो वहाँ पे बगल में स्टेशन है मोड़, वहाँ से हम पैदल ही, मैं पिताजी मम्मी सब पैदल ही घर जा रहे थे। तो पिताजी को मैंने बोला, छोटा था रहूँगा, मैंने कहा दौड़ते हैं, तो मैं दौड़ रहा था, तो बगल में एक गाँव मेरे घर से कम 5 किलोमीटर दूर गाँव था, तो पापा भी दौड़ रहे थे, मैं भी दौड़ रहा था। तो वो जो वृद्ध बैठा था कहता, अरे अभी तो 50 के हो गए हैं,
जब 22-23 के होते तो तुम्हारा पता नहीं चलता बेटा। हम पता है बाबू डूडू सिंह क्या थे अपने जमाने में, तुमको नहीं पता है, हम देखे हैं इनको बाबू डूडू सिंह क्या खेलते थे। तो अभी आप मेरे गांव के आसपास 20-25 किलोमीटर में चले जाए, जौनपुर में। जौनपुर, अच्छा। यू विल फाइंड पीपल टॉक अबाउट हिम, इवन फाइटिंग अबाउट हिम, कि मतलब वो बोलेगा मेरा बेस्ट प्लेयर, तो कहता है चुप करो मेरा बेस्ट प्लेयर ये था, इसने देखा वो उस मैच में कैसे किया। तो इज लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये तो मिर्जापुर के अगले सीजन में आना चाहिए। और मतलब यूपी में जो कबड्डी है वो मोस्टली पश्चिमी क्षेत्र में है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत की जो बेल्ट है। पूर्वांचल में बहुत कबड्डी का प्रचलन हमने सुना नहीं, मतलब था तो कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं आए। नहीं, पूर्वांचल में क्या है कि पूर्वांचल में गरीबी है, मतलब जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ है कि जमीनें बच्चों में डिवाइड होती चली गई हैं, तो क्या हुआ है कि उनका सारा फोकस अभी बहुत दिनों तक काम इस पे बात है। पे रहा कि यार पहले पेट पाला जाए, बाकी बात है, उसके बाद भाई ये करेंगे। तो आपने मतलब नई मुझे चीज़, खैर कबड्डी या कोई भी स्पोर्ट है, अगेन जितना उसको एक्सप्लोर कर लो वो कम है। सो कबड्डी में गारंटी रही मेरी। अब आपने ये बात सुना के ना अपने दिल के बिल्कुल गहराइयों में पहुंच गए। अगली बार कहीं भी किसी भी कबड्डी प्रतियोगिता में मैं कमेंट्री करूंगा, सुशील जी वहाँ आप commentary box में जयपुर रहेंगे। हो, चंडीगढ़ हो, मुंबई हो, आप बता दिया वेलकम। कुछ महीने पहले नोएडा में हो रही थी यूपी कबड्डी लीग, तो मैं कह रहा हूँ किसी भी कबड्डी लीग में गया तो आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट कि आप चलिए कमेंट्री बॉक्स में ना से स्टेडियम में बैठे हो, कमेंट्री बॉक्स में आने की परमिशन मिली, जितना मेरा अधिकार रहा मैं पूरी कोशिश करूंगा Thank you सुशील so जी। much in advance. Thank you, It thank was such a pleasure talking. to you. Likewise. मतलब genuinely it was a Likewise, it was a brother. genuine pleasure talking. Likewise, brother.